नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज की चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। 2 हमारे साथी न्यूज लॉन्ड्री के स्टूडियो से जुड़ेंगे। इन सब का मैं आपसे परिचय करवा दूं। कई सारे विषय भी हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिन पर इस हफ्ते विशेष रूप से विस्तार से बातचीत होगी। मेरे साथ जो ऑनलाइन मेहमान जुड़े हैं उनका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ शिविंदर हैं। शिविंदर पंजाब में रहते हैं, पंजाब की राजनीति में को समझते हैं, उसको हम तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। सुही सवेर नाम का एक वेबसाइट है, उसके एडिटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिविंदर। और साथ में स्मिता हैं। स्मिता हमारी सहयोगी रही हैं साथ लगातार चर्चा के इस सफ़र में। स्वागत है आपका भी स्मिता। थैंक यू अतुल। नमस्कार आपके सभी सुनने वालों को। और हमारे साथ समरराज जुड़े हैं। समरराज से हम एक खास विषय पर बात करेंगे। एक मुद्दा सामने आया है जो कि बोलता हिंदुस्तान नाम का एक यूट्यूब चैनल है, समाचारों का चैनल, और इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया पर उसकी उपस्थिति थी। उसको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नोटिस के बाद यूट्यूब ने बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। तो हम थोड़ा सा समरराज से इस बारे में बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मसला रहा है ये, और क्या उसमें दिक्कतें रही हैं इनके कंटेंट में, वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कंटेंट, खासकर इस तरह की जो चीज़ें हैं और जो इस समय है, इस समय चल रहा है, वो बाकी तमाम ऐसे लोग जो जिनको आप मैं कहूँगा कि जो जर्नलिस्ट हैं, आजकल एक शब्द आ गया है कंटेंट क्रिएटर। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर के भी अपने उसमें देख रहे हैं तो क्या सावधानियां आप बरतें, क्या चीज़ें करें जिससे कि इस तरह की स्थितियों से बचते हुए आप अपना काम कर पाएं, ये भी एक बड़ी स्थिति है। लेकिन एक डेमोक्रेसी में क्या इस तरह का एक शैडो आपके सिर पर लगातार लटकती रहे, एक तलवार लटकती रहे कि कभी भी आपके साथ ऐसा हो सकता है और आप खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, ये अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक परिस्थिति है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक दो अपीलें, दो बाकी हमारे साथी शार्दुल और अवधेश स्टूडियो में है। आप दोनों का भी स्वागत जी। नमस्कार, शुक्रिया। तो हमारा इलेक्शन फंड जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का साझा इलेक्शन फंड है, ये चल रहा है इस समय। इस बार हमने एक बहुत बड़ा कोई बड़े पैमाने पर बड़ी रकम वाला फंड ना बनाकर छोटे छोटे 5-6 हिस्सों में 5-6 अलग अलग उसके फंड बनाए हैं इलेक्शन को कवर करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी विषय में, पर्टिकुलर विषय में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, और उसके हिसाब से चाहते हैं कि इसकी कवरेज हो या ये चीज़ें पहुँचे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने छोटे छोटे कई सारे फंड किए हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर और जिस भी विषय में, जिस भी फंड में आपको लगता है कि वो आपके मन मुताबिक है, आपके अनुकूल है, उसमें उस फंड में योगदान देकर इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। और न्यूज़ लॉन्ड्री के 15 रिपोर्टर, न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट मिलाकर 15 रिपोर्टर हैं जो कि इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जब 17वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा होगा, तब मैं ग्राउंड से आप तक वो खबरें पहुंचाएंगे जो आपके हित की हैं, जनहित की हैं। तो इस हमारे इलेक्शन फंड को जल्दी से जल्दी पूरा करने में मदद करें। लेटर की अपील हम जो बार बार करते हैं, newslaundry.com/podcast-letters, इस पर आप चर्चा में अपने लेटर, अपने सुझाव जरूर भेजें हमें। दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे हमें podcasts@newslaundry.com पर अपने लेटर भेजें और सब्जेक्ट लाइन में चर्चा का जिक्र जरूर करें ताकि वो हम तक पहुंच जाए। बड़ी सारी सुर्खियां हैं, शार्दुल आप तक पहुंचाएंगे जल्दी जल्दी उन सुर्खियों को, और फिर हम अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। तो आजकल सारे हफ्ते ही खबरों से भरे हुए जा रहे हैं, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आबकारी नीति वाले मामले में जमानत दे दी। और अदालत ने यह भी कहा कि जमानत की जो शर्तें होंगी वो निचली अदालत तय करेगी। हालांकि अब वो बाहर आ चुके हैं। ईडी शर्तें भी तय हो चुकी हैं। हाँ, शर्तें तय हो गई। ईडी ने ये ज़रूर कहा था कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ रोक लगे, लेकिन कोर्ट ने कहा वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उस पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। एक बड़ी खबर ताइवान से भी है। बुधवार को ताइवान में बहुत बड़ा भूकंप आया और जिसमें अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की और 1000 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिली है।
और भूकंप इतना शक्तिशाली था कि उसके झटके फिलीपींस और जापान तक महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 7.4। अगली 3 सुर्खियां कांग्रेस से जुड़ी हैं और आज हम उस पर शायद बात भी करेंगे। हमारी बातचीत का बड़ा हिस्सा है जो लगातार दल बदल चल रहा है, लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, नेता दूसरी पार्टियों को में शामिल हो रहे हैं। तो बुधवार को भारत के मशहूर मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली। इसके बाद गुरुवार को जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो मैंने तीनों सुर्खियां एक में ही जोड़ दी हैं, जो कांग्रेस के काफ़ी मशहूर बीच में हुए थे प्रवक्ता और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। शून्य के विशेषज्ञ, हाँ, एक शून्य के आविष्कारक हमारे हिंदुस्तान में आर्यभट्ट हुए और दूसरे शून्य के विश्लेषक। तो उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो भी कांग्रेस में जो सब चल रहा है सनातन और वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई में पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम की खींचतान पिछले हफ्ते 10 दिन से चालू है और उन्होंने बीते दिन बृहस्पतिवार को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी भी की। उनका मुख्य कारण है कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ टिकट बंटवारे से संतुष्ट नहीं हैं और ख़ास तौर पर जिस पे वो रुष्ट हैं वो है उत्तर पश्चिम मुंबई की लोकसभा सीट, जहां अमोल कीर्तिकर को शिवसेना उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया है। संजय निरुपम का कहना, हम खिचड़ी चोरों का प्रचार नहीं करेंगे। और श्रोताओं के लिए मैं बता दूं, अमोल कीर्तिकर वो हैं जिन्हें ईडी ने समन जारी किए हैं कोविड के समय जो खिचड़ी बांटने में घोटाला हुआ था उस पर। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शिंदे वाली शिवसेना ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, लेकिन उसमें अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको एक्सपेल कर दिया है। 6 साल के लिए निष्कासित उन्हें कर दिया गया। इस हफ्ते प्रधानमंत्री ने इस चुनावी मौसम का पहला इंटरव्यू भी दिया अपना। ये उन्होंने रविवार को दिया था एक तमिल चैनल थांथी टीवी को। और इस साक्षात्कार में उन्होंने बड़ी सारी बातें कही, पर खास बात उन्होंने कही कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले तो कोई मनी ट्रेल होती ही नहीं थी और उससे पहले स्कीम से पहले बॉन्ड की कोई पता ही नहीं था कि पैसा कहाँ से आया। साथ में उन्होंने एक भाषण में ये भी कहा था इसी समय कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रद्द होने पर जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत नाच रहे हैं और कोट जो नाच रहे हैं उनको पछताएंगे। प्रधानमंत्री की ये भाषा है। एनीवे, मैं इस पे एक थोड़ी सी कमेंट छोटा लेना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कह रहे हैं, अव्वल तो ये बात पूरी तरह से गलत है कि इससे पहले कोई ट्रेल नहीं होती थी। इससे पहले इलेक्टोरल ट्रस्ट काम करता था, इसके अलावा, और वो सिस्टम अभी भी है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से वो ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो गया था, फिर भी अभी 2 प्रूडेंट नाम से इतना बड़ा एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट अभी भी काम करता है और उसका सबसे बड़ा लाभार्थी भाजपा ही है। मिलता है। और इसके अलावा जो डायरेक्ट मनी आती थी, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया। डायरेक्ट पैसा जो चंदा देने वाले लोग थे पार्टियों के, उसमें जिस पर आधारित हमारी वो स्टोरी थी, जिसमें ये एक पैटर्न निकल कर आया था कि बहुत सारी ऐसी करीब कंपनियां हमारे सामने आई, करीब 41 कंपनियां ऐसी थी कि जिनके ऊपर या तो रेड पड़ी उसके बाद उन्होंने चंदा दिया या रेड के बाद चंदा बढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो डायरेक्ट चंदे का भी सिस्टम अभी भी चालू है। ट्रेल का मसला जहाँ तक है, जब आपके पास सीधे लेन देन हो रहा है चेक के जरिए, तो ट्रेल तो अवेलेबल होता ही होता है। आपको पता नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का इसमें डुअलिटी है। डुअलिटी इसमें ये है कि आप एक जगह कह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है इसमें हम बाध्य नहीं है। जैसे जो 466 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का जब टोटल डाटा आया तो वो अनट्रेसेबल है बीजेपी के अकाउंट में। बीजेपी कहते हैं हम इसको बताने के लिए बाध्य नहीं है। एक तरफ आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ट्रेल होती है, दूसरी तरफ आप 466 करोड़ रुपए घोट के और 50 जाना चाहते हैं और आपको जवाब नहीं देना चाहते कि कानून ऐसा हमको बाध्य नहीं करता। पार्टी क्या बात करते हैं लोग, और कैसे लोगों को, मतलब इलेक्टोरल ट्रस्ट में जो पैसा आता था उसका ट्रेल नहीं था, वो भी सिस्टम था ना। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो। स्मिता, इन लोगों से भी एक कमेंट ले लेते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें अतुल। एक तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि शुरू से ही इस मामले में जो सरकार का रुख रहा है, सरकारी वकीलों का जो रुख रहा है अदालतों में, जहां उन्होंने जाकर बाकायदा ये तक कह दिया था
और इट्स अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डेड इनफैक्ट कोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है, जनता को जानने की जरूरत नहीं है कि जिन राजनीतिक दलों को वो वोट दे रहे हैं उनका पैसा कहाँ से आ रहा है। और एक कन्क्लेव में जाएंगे तब वो कहेंगे कि इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी और ब्लैक मनी खत्म करना था। कोर्ट तो में कहेंगे कि इसका वो था। कॉन्ट्रडिक्टरी है ये स्टैंड्स। लेकिन ये जो सरकार ये स्टैंड अगर अब सुप्रीम कोर्ट में ले सकती है, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को गैर संवैधानिक करार दिया, इसे स्ट्राइक डाउन किया, और दूसरा जो प्रधानमंत्री और उनके नेताओं का जो शख्सियत है, जो अस्तित्व, वो पूरी की पूरी जो उनकी नैरेटिव है, दैट इज बिल्ट ऑन स्पीकिंग लाइज कन्विंसिंगली अगेन एंड अगेन। आप एक झूठ को आप बहुत बार अगर बोल देते हैं कन्विंसिंगली तो आपको लगता है कि वो सच हो गया है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला हो, वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का मामला हो, मतलब उसमें आप देखें लगातार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान को हम पुराना खींच खींच के लोगों को दिखा रहे हैं। जहां अरिंदम बागची हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, उनसे पूछा गया था, उन्होंने साफ तौर पर किया था कि हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं कह सकते हैं कि ये भारत ने युद्ध को रुकवाया बच्चों को निकालने के लिए। लेकिन वो बीजेपी के राजनीतिक कैंपेन का लगातार हिस्सा है। ये बात राजनाथ सिंह तक दोहरा रहे हैं, जिनको हम थोड़ा परिपक्व मंत्री के तौर पर जानते हैं। तो ये तो एक पैटर्न है, और जो स्ट्रॉन्गमैन छवि प्रधानमंत्री की है उसी को आगे ले जाते हुए ये जो हो रहा है, इट्स बेसिकली कनेक्टिंग दोस डॉट्स। हाँ शिव देखिए, मुझे तो ये लगता है अतुल के हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और मंत्री जो भाजपा के नेतागण हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं और उनको कोई बोलने का रोकने वाला नहीं है, और मीडिया उनको जस्टिफाई करता है, वो उनके पास है। अब तो पंजाब में तो मैं देख रहा हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री झूठ कितनी बार बोलते हैं दिन में। मैंने कई ऐसे बुजुर्गों से मिला हूँ, वो कि एक बुजुर्ग ने बताया कि मैंने देखा वो 20 बार झूठ बोलते हैं। एक ने बोला नहीं वो 58 बार झूठ बोलते हैं। ये तो आम लोग सोचने लगे हैं, पर सवाल ये है कि ये झूठ लगातार बोले जा रहे हैं। एक आप इस रुतबे पे बैठे हो जिस रुतबे पे कि आपसे कुछ आस की जा सकती है कि आप कोई सीरियस बात करोगे। देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आपने जितना कुछ थोड़ा सा बता पाई एसबीआई, वो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बता पाई है। आपने तो लगातार इस मामले को ढकने की कोशिश की है। आपने तो अभी तो ये नहीं बताया जो पीएम केयर फंड है वो क्यों बनाया गया था, भाई उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप किस तरह की पारदर्शिता की बात करें? ठीक बात है। हाँ शार्दुल, देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बाकी सारी बात तो हो गई। प्रधानमंत्री सत्य के केवल कुछ कुछ टुकड़ों को उठा उठा कर बोल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम जब आई थी तो उसने बाकियों को साफ नहीं कर दिया था, तो वो जैसे आपने कहा पहले चल ही रही थी सारी, कैश चेक ट्रस्ट सब चालू थे, केवल बॉन्ड्स जुड़ गए। और बॉन्ड से जो ट्रेल मिली वो तो वो सरकार, जैसे उन्होंने कहा, वो देना ही नहीं चाह रहे थे, वो तो कोर्ट के आदेश के बाद आके मिली है। और उसके अलावा भी ये जो ट्रेल की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें भी एक बहुत मेजर फ्लॉड है कि वो ट्रेल किसको अवेलेबल थी। वो क्या आम लोगों को अवेलेबल थी? क्या वो विपक्ष की पार्टियों को अवेलेबल थी? वो चुनाव आयोग को अवेलेबल थी? क्या नहीं, वो केवल और केवल वित्त मंत्रालय यानी कि सरकार को अवेलेबल थी। ये बात बताइए आप कि केवल मुझे, जो कि राज्य की सत्ता में टॉप पे बैठा, उसको केवल वो ट्रेल अवेलेबल थी, और जिसकी वजह से ये सारी आशंकाएं पैदा हुई। ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतना बड़ा जो पैसा आ रहा था उसमें बड़ा हिस्सा बीजेपी पक्ष के पास इसलिए जा रहा था क्योंकि वो पहले कहीं रेड पड़ रही है फिर जा रहा है। ये सारी चीजें इसीलिए आशंकाएं पैदा हो रही है क्योंकि सिर्फ एक आदमी को उसकी इन्फॉर्मेशन है। और बॉन्ड के बारे में तो सब हो ही चुका है, लेकिन लोग कई बार भूल जाते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए। जब अरुण जेटली जी ने ये कानून लाए थे तो उन्होंने अपना ही नहीं दूसरे दलों का भी विदेश से आने वाला चंदा भी 1970 के कोई से दशक से अब तक का वैध कर दिया था, जो पहले वैध नहीं था, और कॉर्पोरेट्स पे से लिमिट भी हटा दी थी। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन ये मिक्स हो के आपको बताते हैं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो असल में सच नहीं है। जो कॉर्पोरेट लिमिट की आप बात कर रहे हैं उसमें ये था कि 3 साल तक वही कॉर्पोरेट चंदा दे सकते हैं जिनका 3 साल तक लगातार मुनाफा 7% से ऊपर रहेगा, वो दे सकती हैं। यहाँ पर वो सारी लिमिट खत्म कर दी गई। तो हम देख पाते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसी मिसमैचिंग है कि जो पार्टी, जो कंपनी साल भर में 3 करोड़ रुपए कमा रही है वो 300 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है, जो घाटे में है वो चंदा दे रही है। पहले ये था कि 3 साल के औसत मुनाफे का 7.5% से ज्यादा चंदा कोई कंपनी नहीं दे सकती। अब देश पीएम मोदी ने एक बात और कही कि सवाल ये था कि क्या ईडी के छापे पड़ने के बाद जो लोग इधर आते हैं या जो लोग
बीजेपी में एंट्री किए हैं, क्या उन्हें कुछ फ़ायदा मिलता है? तो पीएम मोदी ने यहाँ भी एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कोई एक मुझे बता दीजिए कि किसी को फ़ायदा मिला हो, जबकि ऐसे बहुत सारी प्रफुल्ल पटेल की सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट शामिल होगी। और ऐसा नहीं है, जो एक्सप्रेस ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की है, 25 में से 23 लोगों के केसेस बंद हो गए, 2 की क्लोजर रिपोर्ट हो गई। वो सुर्खी भी है। 23 को बिल्कुल साफ तौर पे सीधे सीधे फायदा हुआ। बहुत सारे नारायण राणे हैं, तपन घोष, बाकी आगे सुर्खियां चलते ले हैं, लेते हैं, है ना। चुनावों की तैयारी जोरों पर चल रही है और इस हफ्ते चुनाव आयोग ने मंगलवार को 17 रिटायर हो चुके प्रशासनिक अधिकारी, IAS अधिकारियों को 8 राज्यों में विशेष समीक्षक के रूप में तैनात किया। इसके अलावा आयोग ने असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 8 जिलाधिकारियों और 12 पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण भी किया। आयोग का कहना है ऐसा उसने चुनावों में पैसा, बाहुबल और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए किया है। एक सुर्खी पाकिस्तान से भी है। एक का जिक्र अतुल ने किया ही कि जो इन्वेस्टिगेशन की है इंडियन एक्सप्रेस ने, पर मैं पहले पाकिस्तान वाली सुर्खी बता देता हूँ। इस हफ्ते बुधवार को विश्व बैंक में पाकिस्तान को लेकर अपनी छमाही वो करते हैं, बाई एनुअल राय सार्वजनिक रूप से रखी और विश्व बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में आर्थिक हालात सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे और उसे डर है कि देश के करीब 1 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है, मतलब फ़िलहाल पाकिस्तान में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से करीब 9.8 करीब 10 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। गरीबी की दर वहाँ 40% है और विश्व बैंक का कहना है कि विकास दर 1.8 पर ही अटकी हुई है और महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो खैर वहाँ पर मतलब हालात सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रहे पिछले 2-3 साल से। और एक सुर्खी का आप जिक्र कर रहे थे अतुल, इसमें एक तो जानकारी है कि आज कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लोकसभा इलेक्शन का जारी करने वाली है जयपुर से। तो जब ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचेगा तब तक वो सारी जो घोषणाएं होंगी, जो उनके वादे होंगे, वो आपके सामने होंगे। और दूसरा एक अभी ताज़ा एक अपडेट हमारे पास आया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं एक गौरव भाटिया, उन्होंने एक मानहानि याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया है। आर्टिकल 19 नाम का एक यूट्यूब चैनल है उसके खिलाफ, कि उसने गौरव भाटिया के खिलाफ कुछ भ्रामक ऐसी बातें चलाई हैं जो कि सही नहीं है और इससे उनके मान की हानि हुई है, जिसका सम्मान, जिसको एक बार फिर से स्थापित करने का काम हाईकोर्ट करे। और वो सुर्खी भी मैं बता दूं जिसका जिक्र आपने किया था कि 2014 से 25 विपक्ष के नेताओं ने, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप और मामले चल रहे थे, वो बीजेपी में मतलब भाजपा में गए आने के बाद, हाँ, और उसमें से 23 को राहत मिली, जिनमें से 3 मामले बंद हो गए, 2 समाप्त हो गए और 20 अभी भी लटके हुए हैं। हाँ, वो ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। वो सबसे बढ़िया उसका डायलॉग है। और खास तौर से ऑफिशियल्स का, मतलब जो सर अधिकारी हैं जो जांच करता है, एजेंसी कह रहे हो कि वो जांच अभी चल रही है, जरूरत पड़ने पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक बात। और एक जानकारी और छोटी सी है, इसके बाद हम बातचीत को शुरू करेंगे। और वो जानकारी ये है कि समरराज हमारे साथ बोलता हिंदुस्तान के जो एडिटर हैं वो हैं, उनसे चूँकि उनको छोड़ना भी है हमें, उनसे बस उसी मुद्दे पर बात होगी कि उनके यूट्यूब चैनल को जिस तरह से सरकार के निर्देश के बाद बैन किया गया है उसमें उनका क्या राय है और क्या उसके पहलू हैं उसमें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 91 साल के हो गए और उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया और एक तरह से चूँकि अवस्था ऐसी है कि वो सक्रिय राजनीति से अब अलग हुए हैं। तो मनमोहन सिंह अगर जब सक्रिय राजनीति से अलग हो रहे हैं तब उनकी जो एक लेगेसी है उस तौर पर मनमोहन सिंह को कई तरीके से लोगों ने याद किया है। एक ये सुर्खी है, उन्होंने देश की इकोनॉमी को खोलने में बड़ा योगदान दिया। वहाँ से भारत का जो रुख बदला, 1991 के बाद से भारत एक दूसरे उस पर गया जहाँ पर जो यात्रा भी जारी है, और किस तरह से जहाँ सोने को गिरवी रखने की नौबत थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक विदेशी मुद्रा भंडार आज की तारीख में है, एक सशक्त और एक स्ट्रॉन्ग मजबूत इंडिया की नींव वहाँ से पड़ी। 10 साल तक वो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री भी रहे और कुछ लोग हैं जो कि उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी एक लेगेसी के तौर पर इस तरह से भी याद करते हैं कि वो एक मूक प्रधानमंत्री थे और इलेक्टेड नहीं थे, वो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे, लेकिन
उनकी विरासत के तौर पर बहुत सारी चीज़ें लोग दूसरे तरीके से भी याद करते हैं। मसलन जिस दौर में वो प्रधानमंत्री थे उस दौर में दुनिया ने सबसे बुरी मंदी देखी और भारत उससे कमोबेश अछूता रहा। तो ये उनकी अपनी जो एक्सपर्टीज़ थी, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़, विषय में उनकी जो महारत थी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, उसके लिए उनको याद किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। स्मिता, आप तो उस समय कवर कर रही थी यूपीए 1 और 2 को। अगर मनमोहन सिंह को छोटा सा उसमें उनकी खामियों को, उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को, उनकी स्ट्रांगनेस को 2 मिनट में याद कर पाए। एक और चीज़, न्यूक्लियर डील जो जहां पहुंची जिस तरह से, वो मनमोहन सिंह की अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, मैंने एक छोटा सा इंप्रेशन शेयर करना चाहती हूँ। मैं दूरदर्शन में थी जिन दिनों पहले, मैं वाजपेयी साहब के साथ फ्लाइट पे ट्रैवल करती थी। वाजपेयी साहब का अंदाज जो था ना, वो बड़े धीरे सुस्ते अपना वक्त लेकर प्लेन जब लैंड करता था, क्योंकि हम दूरदर्शन वाले थे, हमें पहले पोजीशन लेना होता था, तो हमें वक्त मिलता था। वाजपेयी साहब सबको नमस्कार करते हुए, सबका हालचाल पूछते हुए धीरे धीरे प्लेन से उतरते थे। तब तक हम अपनी भारी ट्राइपॉड कैमरा लेकर पोजीशन ले लेते थे। फिर 2004 में ये हुआ कि मनमोहन सिंह जी गए असम। आपका कांगला फोर्ट हैंडओवर होना था मणिपुर में, और असम में एक रैली होनी थी। पहली दफा उनके साथ गई तो हमें लगा भाई वाजपेयी जी वाला हालचाल होगा। वो प्लेन लैंड हुआ, मैं अपना ट्राइपॉड उठा ही नहीं पाई थी कि इतने में मनमोहन सिंह जो है उतर चुके थे प्लेन से। तो मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी उस पूरे ट्रिप में, क्योंकि वो काफी तेज चला करते थे, वो ट्राइपॉड लेकर भागते हुए उनके पीछे। लेकिन देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुझे लगता है कि जो लोग उनको मूक कहते हैं, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर जो फ्री व्हीलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। उनके साथ हम ऑन बोर्ड, जब भी हम किसी ट्रिप से लौट रहे होते थे, और वो किसी भी मुद्दे पर सवाल लेते थे। ये दर्जनों दफा हुआ कि वो किसी विदेश से आए हुए नेता के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात कर रहे हैं, और उनके बाद हमने उनको घरेलू मुद्दों पर सवाल पूछे जिन पर उन्होंने जवाब दिए जो हेडलाइन स्टोरियां बनी। तो कभी ना नहीं बोला, कभी सवाल फिल्टर नहीं किए। यूपीए 1 में निश्चित रूप से जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई, न्यूक्लियर डील जब कंप्लीट हुआ, और श्याम सरन जो उस वक्त पीएम के स्पेशल ऑनबॉय थे न्यूक्लियर मैटर पर, उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि किस तरीके से जब जॉर्ज बुश ने एक प्राइवेट डिनर फाइनली दिया व्हाइट हाउस में, जब वो लोग निकल रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जाकर गाड़ी में बैठे थे। जॉर्ज बुश उस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने श्याम सरन को अपने नजदीक खींचा, पकड़ के कहा और बोला कि ही इज अ वेरी गुड मैन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ हिम। तो उनकी जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट और लेवल ऑफ रिस्पेक्ट अक्रॉस मुल्कों में, वो एक ट्रू इंटेलेक्चुअल के तौर पर जाने जाते थे, अ मैन ऑफ फ्यू बट वाइज वर्ड्स। लेकिन यूपीए 2 में निश्चित रूप से जो कांग्रेस ने उनकी स्पेस को स्क्वीज आउट किया, और एक ऐसा वक्त भी आ गया कि रीजनल पार्टनर्स लाइक डीएमके एक्चुअली उनको फैक्स करके नाम भेजने लगे कि ये आपके कैबिनेट में हमारे मंत्री होंगे, विच इज अ स्ट्राइक डाउन ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव, क्योंकि प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वो चुने कि हमारे कैबिनेट में कौन शामिल होता है। तो यूपीए 2 के आखिरी सालों में जब निश्चित रूप से करप्शन के आरोप लगे, सीडब्ल्यूजी के क्वेश्चनेबल रिपोर्ट्स आए, जो आज की तारीख में ऑफकोर्स अगर आप हाइंडसाइट पर देखें तो उस पर बहुत सवाल खड़े होते हैं, इन्फ्लेटेड फिगर्स नजर आते हैं। उस दौरान जो निश्चित रूप से जो राजनीतिक रूप से अगर कोई इंसान, पॉलिटिकली स्ट्रांग इंसान, शायद उसको अलग तरीके से डील करता, लेकिन ये इकोनॉमिस्ट थे, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे, ये पॉलिटिकल ग्रास रूट्स वाले पॉलिटिशियन नहीं थे, तो इसलिए इनका जो है अंदाज गलत अलग था, और जिसका खमियाजा भी फिर बाद में जो है यूपीए की सरकार को भुगतना पड़ा। बट आई थिंक जो उनकी लास्ट वर्ड्स थी, उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हिस्ट्री विल जज मी मोर काइंडली, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू, वो बड़ी प्रोफेटिक हुई। और ये भी आप लोगों को जानना चाहिए कि इतने बड़े लोकतंत्र में, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी और ये जाने क्या क्या जुमलों से नवाजा जाता है आज, उसमें आखिरी बार किसी प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये इस देश का एक सत्य है। अब मैं चर्चा को खोलना चाह रहा हूँ। समर राज हमारे साथ है। समर राज से हमें बस एक मुद्दे पर बातचीत करनी है। इनका बोलता हिंदुस्तान नाम से इनका यूट्यूब चैनल था, उसको सूचना प्रसारण मंत्रालय के एक निर्देश के बाद यूट्यूब ने बैन कर दिया है, अब वो नहीं है। तो समर, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये क्या कारण बताए गए, क्या ऐसा कंटेंट था जिसमें आपत्तिजनक कोई चीज़ पाई गई? एज एन एडिटर, एज अ जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि वो जो फिल्टर्स होने चाहिए थे, जो रोबस्टनेस, जिस तरीके से खबरों को कसना चाहिए, वहाँ कहीं चूक हुई है, या सारी चूक सरकार और यूट्यूब के तरफ से हुई है?
बिल्कुल अतुल, लेकिन ये तो तब देखा जाए, तब जाना जाए कि क्या चूक हुई है जब पता चले, जब यूट्यूब या सरकार ये बताए कि कहाँ गलती हुई है, किस वीडियो में किस नोशन से क्या गलती हुई है। तो ये तो बताया ही नहीं जा रहा है। जब गूगल की तरफ से जो ईमेल आया है, वो ईमेल ही ये कह रहा है कि आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से हमें निर्देश है, हमने ये बंद कर दिया, जिसमें एक क्लॉज मेंशन है। उस क्लॉज का इतना वेग मीनिंग है, फिर भी हमने उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। उस क्लॉज में बस एक जगह मेंशन है, तो उसका सॉवरेंटी पर अटैक की तरह देखते हैं सरकार के लोग उसे। अब आप जानते हैं पिछले 10 साल में लगभग हर चीज को सरकार, देश और राष्ट्र की आइडेंटिटी सॉवरेंटी पर अटैक ही माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते उसे कैटेगराइज करूंगा कि बॉर्डर स्टेट के रूप में देखें तो क्या चाइना विवाद वाले मामले पे कोई वीडियो बना होगा, उस पर ऐसा हुआ होगा क्या? तो हम खुद सोचिए कितनी दिमाग लगा रहे हैं, कितना सोचना पड़ रहा है कि किस पे, अरे अगर किसी चीज से आपत्ति है सरकार को या यूट्यूब को, तो वो तो हमें मेंशन होना चाहिए ना। आपको याद होगा कि पहले फेसबुक पर जब खूब वीडियो डाले जाते थे, तो फेसबुक पर जब किसी चीज की दिक्कत होती थी तो उसके स्पेशल लिंक में दिक्कत आ जाता था, या हमारे क्रिएटर स्टूडियो में आ जाता था कि इस वीडियो में ये दिक्कत है। अभी तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उस कौन से वीडियो में, तो हम अपनी तरफ से ही कुछ अंदाजा लगा रहे हैं और सरकार जवाब देगी। मान लीजिए कि 12 जून को जवाब दे, 2-2.5 महीने चुनाव निपटा ले, तब मतलब कोई टाइमलाइन नहीं, कोई वजह नहीं, कोई वीडियो हमें पता चले तो बिल्कुल हम ये कह ही नहीं सकते कि हम या हमारी टीम में जो यूट्यूब के लोग काम कर रहे हैं वो कोई बहुत परफेक्ट कंटेंट बना रहे होंगे। एक बार देखने का मौका तो मिले कौन से वीडियो पे किस कंटेंट की वजह से गया है। ठीक बात है। आगे ये कार्रवाई, और ख़ासकर जब कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से हो तो उसकी बहुत बेसिक कुछ ज़रूरतें हैं जो फुलफ़िल होनी चाहिए, उसमें पूरी होनी चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ आपने ये गलत की है और इसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वेगनेस में करने से एक मैसेज ये जाता है कि सरकार शायद जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, आप जो विरोध की या क्रिटिकल आवाज़ है, जो आलोचना के सुर हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रही है। क्या ये सारी चीज़ें इसका एक हिस्सा हो सकता है? मैं शिव और हमारे स्मिता से पहले इस पर एक कमेंट लेना चाहूँगा और फिर शार्दुल और अवधेश से। देखिए अतुल, पिछली दफा मेरा एक तजुर्बा रहा, वो ये था कि आपको पता है कि पिछले साल अमृतपाल का इशू काफी उठा हुआ था, हमने भी बात की थी। एक पंजाबी के चैनल मेरे से इंटरव्यू करने आया, वो वीडियो काफी चली थी, 4-4.5 लाख तक चली गई थी। मैंने कुछ बेसिक चीजें ही उस पर खड़ी की थी कि अमृतपाल कैसे आया इंडिया में, ये बताया जाए, कुछ सवाल थे। तो उसको भी केंद्र सरकार द्वारा जो उस वीडियो पे बैन लगा दिया गया था, हालांकि उसका कारण कुछ नहीं बताया गया था। कहने का मतलब कि ऐसा कोई एक दफा नहीं कई दफा हुआ है, पर मसला ये है कि यदि आपको किसी चीज पे इतराज है तो बताया जाए कि भाई कम से कम उस इदारे के मालिकान वो देखें कि भाई यहाँ से एक पत्रकारिता के जो एथिक्स है, हमारी वहां से चूक हुई है। अब मसला ये है कि आप किसी की आलोचना करते हो तो उसके लिए भी आपको ऐसा हो जाता है। ये जो सेंसरशिप है मीडिया की, ये सिर्फ हिंदुस्तान तक की महदूद नहीं। मैं आपको अपना एक निजी अनुभव बताता हूँ, मैं एनआरआई मीडिया में भी काम करता हूँ। 2015-16 में मैंने कैरवान में एक स्टोरी की थी, 19 में, कि एनआरआई मीडिया है जो प्रवासी भारतीय मीडिया है, उस पर मोदी सरकार का प्रेशर कैसे है। वहां एक विक्टिम मैं खुद बना था। मुझे उस मीडिया ने इसलिए उतारा था, नौकरी से निकाला था कि आप मोदी को मोदी जी क्यों नहीं बोलती, तो मोदी को मोदी जी बोला कीजिए। मैंने कहा भाई जब मैं जस्टिन ट्रूडो को ट्रूडो बोलता हूं, मैं और किसी नेता का नाम लेके बोलता हूं, तो मोदी को मिस्टर मोदी क्यों नहीं बोल सकता? उन्होंने कहा नहीं। शुक्र है आप ऑप इंडिया में नहीं थे, नहीं तो आपको इस लिए भी निकाला जा सकता था कि आप श्री क्यों नहीं कहते। हाँ, हो सकता था। सो इसलिए ये मतलब कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है भाई साहब जी। स्मिता? नहीं, मैं निश्चित, देखिए, बोलता हिंदुस्तान को एक्चुअली मैंने फॉलो नहीं किया है, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या कंटेंट है आपके स्टेशन पर, लेकिन जो बाय एंड लार्ज जो एक नैरेटिव और पिक्चर है, उसके तहत अभी अभी जैसे किसी ने जानकारी दी है कि कोई लोकहित इंडिया चैनल नामक कोई स्टेशन है, उसे डीमोनेटाइज कर दिया है। तो सरकार की निश्चित रूप से काफी वक्त से नजरें रही हैं कि जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस, क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया में प्रिंट, आप इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू जैसे 2-3 अखबारों को छोड़ दें, टीवी में तो हिंदी के जो अखबार हैं, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, इक्का दुक्का हेडलाइंस दिख जाती हैं। कभी कभार इतना बड़ा मुद्दा हुआ चुनावी चंदे को लेकर, कवरेज कोई ऐसी बड़ी
पेज टू पेज वाली कवरेज तो कहीं नजर नहीं आई। खबर ही नहीं थी जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डाटा है जागरण में। वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, मैंने तो एक लंबा वक्त हो गया कि इन हिंदी अखबारों को पढ़ना छोड़ दिया है। और टीवी की बात तो जितना कम करे, 20 साल टीवी में रही हूं मैं, लेकिन 2016-17 से मैंने खुद टीवी देखना बंद कर दिया, जब उस वक्त मैं इंडिया टुडे आज तक में भी मौजूद थी, टीवी चैनलों में मौजूद थी। तो ये निश्चित रूप से जो एक पैटर्न है, फेसबुक में ये काफी होता रहा है। मेटा के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम रही है, मेटा ने अपने एल्गोरिदम्स चेंज किए हैं और काफी सारे ये वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में रिपोर्ट्स आए कि किस तरीके से नफरती जहरीले भाषणों को मेटा में उस इकोसिस्टम को बढ़ाया गया, हेट स्पीच, फेक न्यूज, इसे बढ़ाया गया। तो वहां पर जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं वो अपनी कुछ अगर कंट्रीब्यूशन डालते भी हैं, उसका मोनेटाइज होना, उस पर पैसे आना। भाई अब पत्रकार हम लोग अगर इंडिपेंडेंटली काम करना चाह रहे हैं, अच्छी खासी पेइंग जॉब्स को छोड़ रहे हैं टीवी स्टेशन से, हम लोगों को भी अपनी जिंदगियां चलानी है, कहीं से तो हम सैलरी अगर ड्रॉ कर रहे हैं। यूट्यूब एक ऐसा जरिया बना था कि वहां आकर आप कंटेंट पुट आउट करें, उस कंटेंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, पूरी की पूरी टीम्स जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। आज की तारीख में कई ऐसे न्यूज रूम्स आए हैं यूट्यूब पर जो काम कर रही हैं। तो अब अगर सरकार अपनी भले ही कानूनों के तहत, और उन्होंने जो कानून बनाए हैं उसमें काफी ड्रकोनियन प्रोविजंस हैं जिनको लेकर आगे हमारी चिंताएं भी हमने लोगों ने व्यक्त की हैं अलग अलग फोरम्स पर, कि आप खुद ही जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बन रहे हैं। आप एक तरफ आप कहते हैं कि मैं ही तय करूंगा कि आपने जो कहा है मेरे खिलाफ वो सही है कि गलत है। अब कौन सरकार कहेगा कि नहीं, सामने वाला जो मेरी निंदा कर रहा है वो दरअसल सही है। और उसके आप ही के पास वो प्रोविजन है कि आप ही की यूनिट है जो टेक डाउन कर रही है। और अगर यूट्यूब इतनी आसानी से कंप्लाई करना शुरू कर रहा है कि इंफॉर्मेशन, सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आपको नोटिस आती है, आप टेक डाउन कर रहे हैं, आप एल्गोरिदम बदल दे रहे हैं, आप डीमोनेटाइज कर दे रहे हैं, आप स्टेशन को रातों रात सिर्फ इंडिया से ही नहीं, उसके फुटप्रिंट को आप पूरे विश्व स्तर पर ग्लोबली हटा दे रहे हैं कि कोई वीपीएन वगैरह यूज करके भी आप उसको नहीं एक्सेस कर पा रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से फ्री स्पीच पर एक चिलिंग इफेक्ट है। और यही नतीजा है कि हमारे सारे डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र की इंडाइसेस है वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया चाहे उसको जितना भी डिनाई कर ले, वीडेम हो, फ्रीडम हाउस हो, तमाम रिपोर्ट्स में लगातार हम डिक्लाइन कर रहे हैं। वी आर बीइंग शोन एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा जो एक वो स्क्रूटनी कमेटी का मामला था उसको उस पर स्टे दिया था कुछ दिन पहले। और ये सब स्थितियां हैं जो बताती हैं, खासकर यूट्यूब के बारे में। मैं इस बात को कि मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं इस तरह से नहीं कह सकता, लेकिन ये जानकारी है कि बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब के जिनको डिमोनेटाइज करने की बात है। जैसे एक का जिक्र अभी स्मिता ने कहा, ये एक तरीका है लोगों को एक तरह से उनका आप कहें कि मनोबल तोड़ने के लिए, या फिर इंटरेस्ट ही ना रह जाए। अगर यूट्यूब पे कोई कंटेंट बनाएगा और उसका कोई मॉनेटरी रिटर्न नहीं है तो क्यों इतनी मेहनत करेगा, क्यों उस पर कंटेंट डालेगा। तो ये भी एक तरीका है इन क्रिटिकल वॉइसेस को। एक तरफ सरकार इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर अपने मनपसंद के जो यूट्यूबर हैं उनको इनाम दे रही है, अवार्ड दे रही है, इंटरव्यूज़, सारे ए लिस्टर जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको इंटरव्यूज़ देकर उनको इस्टेब्लिश करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूट्यूब इस तरह से डिमोनेटाइज करना या बैन करना, ये भी चल रहा है। तो अब इसमें एग्जैक्टली एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम है, हम कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है, क्या इसमें यूट्यूब पार्टीशान होकर, मतलब एक पक्ष लेकर कुछ लोगों को टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए कार्रवाइयाँ कर रही है। अगर ऐसा है तो ये बड़ी चिंता की बात है। शार्दुल, आप और अवधेश, आपकी एक कमेंट्री और फिर आखिरी कमेंट समर से लेकर छोड़ेंगे समर को। मैं समर से सिर्फ जरूर पूछना चाहूंगी अतुल की क्या उनको लगता है कि ऐसा कोई भी आपका कंटेंट था जो फेक न्यूज से रिलेटेड हो सकता है, प्रोवोकेटिव था, या पूरी जिम्मेदारी के साथ आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसा मामला नहीं था? पहली बात तो जिस क्लॉज का इन्होंने जिक्र किया है वो फेक न्यूज से जुड़ा नहीं है, सॉवरेंटी, स्टेट की सॉवरेंटी पर अटैक करने का क्लॉज है ना। और जिसको पिछले 10 साल में इन्होंने इतना वेग डिफाइन किया है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, जेलों में फीस बढ़ती है, तो जब सड़क पर आते हैं, ऑफिशियल बातें बता रहा हूं मैं, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि देश की आइडेंटिटी पर, उसकी अस्मिता पर हमला किया जा रहा है। तो इनका सॉवरेंटी का डिफिनीशन हम लोग का जो पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा बड़ा है, इनका ये है कि हमारे देश पर ही अटैक है। तो उसमें हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम जेएनयू के बच्चों का प्रोटेस्ट डालें, वो सॉवरेंटी अटैक हो गया। या सोनम वांगचुक ने अभी एक बयान दिया था
जो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चाइना ने 30 से ज्यादा जगहों के नाम बदल दिए हैं कब्जा करके, उन्होंने एक हवाला दिया था। तो उसमें सोनम वांगचुक से आर्ग्यू किया जा सकता है या हमसे उसका रेफरेंस लिया जा सकता है कि क्यों सोनम वांगचुक की बात को आप लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं शार्दुल और अवधेश से कमेंट एक ले लेते हैं, फिर आप आता हूं मैं आपके पास। मैं बस बहुत छोटी सी बात कहूँगा, जैसा समर कह रहे थे, सत्ता के पास तो सारे संसाधन हैं ही, तो कोई भी माध्यम, चाहे वो यूट्यूब पर हो, प्रिंट में हो, आप उससे राज़ी हो सकते हैं, नाराज़ी हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी पत्रकारिता का, है ना, समीक्षा का, आलोचना का, टिप्पणी करने का माध्यम जो है, अगर उसके खिलाफ सत्ता कोई भी कदम उठा रही है, वो छोटे से छोटा बड़ा, उसकी मतलब डिग्री क्या है वो हम बात ही नहीं कर रहे, वो बहुत स्पेसिफिक, वो बहुत पॉइंटेड होनी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा अभी समर कह रहे थे, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी टीम से किस वीडियो में गलती हुई, तो वो गलती डेलिब्रेट थी या नहीं थी, ये पता करने का सवाल तो बाद में आएगा, अभी उन्हें पता ही नहीं चल रहा, और आय का पूरा साधन बंद हो गया। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जो प्रशासनिक चीज़ों में अब तक आ जानी चाहिए थी, पर हमारे यहाँ बड़ी कमी दिखाई देती है इस चीज़ की, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि मतलब जो भी सरकार से सवाल करता है या उनसे सवाल पूछता है, तो उसको जो है ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, नोटिस भेजते हैं। जैसे पहले मैंने देखा कि कई बार एक एक्ट था IT एक्ट 66A, तो उसमें क्या होता था कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ सरकार से सवाल कर रहा है तो उसको नोटिस भेज दिए जाते थे, जेल में डाल दिया जाता था, गिरफ्तारियां होती थी इस तरह के। उसके बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट के तहत गिरफ्तारियां बंद हो और जितने भी पुराने मुकदमे हैं वो सब रद्द किए जाएं। उसके बाद ये सब चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई। तो सरकार ने नए नए तरीके ढूंढे कि जो भी उनसे सवाल करेगा, जवाब करेगा, तो वो उस तरह से उनको परेशान करेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, वेबसाइट्स हों या फिर सोशल मीडिया के पेज हों। अभी हमने देखा कि कैसे जो है इतने सारे प्रॉक्सी अकाउंट हैं जो बीजेपी से के मतलब जुड़े हुए हैं उनसे, और वो इस तरह की घटिया सामग्री पेश करते हैं, उनमें गाली गलौज तक होती है। उसके अलावा बीजेपी के ऐसे बहुत सारे पेज हैं जो पैसा देकर वो किस तरह से जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, और IT एक्ट इनका पूरा जो IT सेल है वो पूरा बैठा हुआ है। प्रॉक्सी अकाउंट में आपने देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने पैसे के साथ साथ जो है जो सामग्री ये अपने मेन पेज पर नहीं डाल सकते वो इन सारे पेजेस से डलवाते हैं, जो प्रॉक्सी अकाउंट है, और वो सारे बीजेपी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इसके लिए ऑल्ट न्यूज़ ने पूरी एक विस्तार से खबर भी पब्लिश की है कि किस तरह से ये इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक बात है। समर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, एक सरकार स्टेट से ये उम्मीद की जाती है कि जब आपके खिलाफ कोई कर्फ्यू एक्शन लेना हो उससे पहले क्या कोई नोटिस आपको देना चाहिए, आपसे पहले जवाब मांगना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर आपने उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, संतोषजनक तरीके से आपने अपने पक्ष को नहीं रखा है और उसमें खामी आती है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप के तौर पर कर्फ्यू एक्शन होते हैं जिसमें आपका ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, जो भी है वो। क्या आपको कोई नोटिस पहले प्रायर इस बैन से पहले आया कि ये आपका कंटेंट गलत है, इसमें आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, इसको डिलीट करना चाहिए, वरना हम आगे और कार्रवाई करेंगे? कोई नोटिस यूट्यूब की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से जो कि नहीं, ना तो मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नोटिस थी, ना तो यूट्यूब की तरफ से भी किसी वीडियो को लेकर के कोई नोटिस आया। बस रात में आया कि आपका चैनल बंद किया जा रहा है और सुबह दोपहर के आसपास में बंद कर दिया गया। यही तो एक दिक्कत है। आपको याद होगा सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बोला कि ज्यादातर टीवी चैनल में कई का नाम भी लिया कि इनका मोटिव ही होता है हिंदू मुस्लिम करना, दंगे फैलाना, और इन लोगों पर नकेल कसी जाए। एक में तो बाकायदा अमन चोपड़ा का नाम लिया जाता है, चैनल का नाम लिया जाता है, उनसे कहा जाता है। तो सरकार क्या इन मामलों को नहीं देख पाती कि जहां जज स्वतः संज्ञान लेते हुए जान जा रहे हैं और उस पे मेंशन करके बता रहे हैं कि ये एपिसोड है, ये ताल ठोके है, ये दंगल है, ये प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम के नाम करते हैं, कहते हैं कि यहाँ ये दिक्कत है। तो जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जब मेंशन करके बता रहे हैं कि यहाँ दिक्कत हो रही, उस पर अभी तक नहीं एक्शन लिया गया है, ना सितंबर 2021 वाले मामले में, ना 2023 वाले सितंबर वाले मामले में। सुप्रीम कोर्ट हमेशा फटकार लगाता ही रहता है। इधर अगर किसी को कहीं से आपत्ति भी नहीं हुई, यहाँ तक कि राइट विंगर ट्रोल्स भी कुछ ऐसा नहीं दे पाए। एक होता ना कि आप अपने यहाँ, हो सकता है कि अपने लोकल जगहों पर वो FIR कर रखे हों या कोई भी लीगल तरीका अपनाए हों,
हुआ हो, नोटिस आया हो, कोई एफआईआर हुई हो, कोई वजह हुआ हो, और इसके बाद भी नहीं बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है। नहीं, ये समर ने कमोबेश जो बात है वो बात हमारी समझ में पूरी हो गई थी और समझ में आ गई है कि ये एक तरह की ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार का जो पूरा रवैया है वो बहुत एक तरफा, और वो है कि वो केवल उस तरह की आवाज़ों को निशाना बना रही है, जैसा कि उन्होंने बताया भी कि न्यूज़ चैनलों के नाम ले लेकर, और न्यूज़ चैनल दिन प्रतिदिन हर दिन यही काम करते रहे हैं, जब वो हिंदू मुसलमान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, अन्य देशों के बीच में, लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में वैमनस्य पैदा करना, जहरीला बयानबाजी करना, ये सब काम करते आ रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार के रवैये में जो है वो बहुत स्पष्टवादिता, बहुत साफ है कि वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है। बड़े लोगों को शायद इस के जरिए, इस बैन के जरिए मैसेज भी देना चाहती हो, संदेश भी देना चाहती हो। यूट्यूब के लिए साइड से जो चीज़ की जा रही है वो उससे ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि यूट्यूब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उससे थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में यूट्यूब इस तरह के रैंडम तरीके से एक्ट करता होगा जैसे यहाँ पर हुआ है। हाँ सर, आप मैं कुछ एक बात कहना चाह रहा था यूट्यूब स्पेसिफिक, और ये सिर्फ यूट्यूब नहीं है, गूगल और अल्फाबेट जो उसकी पेरेंट कंपनी है, मेटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इसकी कंपनी है, और एप्पल, ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए चलती हैं, और इसीलिए ये अलग अलग जगह अलग अलग बर्ताव करती हैं, अलग अलग देशों के कानूनों और के। पिछले हफ्ते अमेरिका ने एप्पल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, और वो इन तीनों के खिलाफ होनी, ये कंपनियां अब इतनी ताकतवर हो गई हैं कि देशों से कम नहीं है। चलिए, ठीक बात है। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। समरराज, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय बाय। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पिछले 1-2 महीने, 1-2 हफ्तों के दौरान अगर आपने देखा होगा तो बड़ी संख्या में, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है लोकसभा, तब से नेताओं की पार्टियां बदलने की, वैचारिक अपनी आइडियोलॉजिकल जो लीनिंग है जो वो बदलने की प्रक्रिया बड़ी तेज़ हो गई है। बड़ी संख्या में लोग बदल रहे हैं। शार्दुल ने कुछ एक का जिक्र किया। हाल फिलहाल में हम देखें तो नवीन जिंदल से लेकर तमाम बड़े नाम थे जिन्होंने पार्टियां बदली हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र में हैं, और संजय निरुपम को कांग्रेस पार्टी ने निकाला है। आम आदमी पार्टी में भी इस तरह का देखा गया। जो उनके एकमात्र लोकसभा के सांसद थे सुशील कुमार रिंकू, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और बॉक्सर विजेंदर सिंह, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है अभी कल ही, 1-2 दिन पहले। गौरव वल्लभ जो बहुत फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हुआ करते थे, उन्होंने भी कर लिया है। तो ये जो अचानक से चुनावों के टाइम पे वैचारिक रूप से बदला बदली हो रही है, खासकर गौरव वल्लभ का जो बयान है वो उसने मेरा ध्यान बड़ा खींचा कि 2-3 बातें उन्होंने कही कि एक तो सनातन के खिलाफ जो स्टैंड है, मंदिर वहाँ पे नहीं जाने का फैसला, उससे बड़ा मुझे असहजता हुई और वो मुझे ठीक नहीं लगा। दूसरा, वेल्थ क्रिएटर वाला जो उनका लॉजिक था मेरे समझ में आया, क्योंकि वो आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट के तौर पर पढ़ाई लिखाई उनकी हुई है, और वो आए भी विदेश से पढ़ाई करके हैं आप। तो उस मामले में शायद उनका जो एक झुकाव है वो उस इकोनॉमी की तरफ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हालांकि आजकल इकोनॉमी को लेकर, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर किसी पार्टी में कोई अंतर नहीं है, सब वो लोग उसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। फिर भी उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वेल्थ क्रिएटर्स को रोज़ गालियां दी जा रही हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। खैर, तो ये जो बदलाव है, इसको कई पहलू हैं इसको देखने के। कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा इस समय चल रहा है, ज़्यादा इसकी पीड़ित दिख रही है, बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तब इसको देखने के 2-3 नज़रिए हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ, एक चीज़ ये है कि ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी का, चूँकि स्ट्रक्चर पिछले 40-50 सालों में ऐसा बना है कि जहाँ पर एक परिवार जो टॉप पे है, वो परिवार ही सबसे बड़ा चेहरा है पार्टी का। आप देखें कि
भारतीय जनता पार्टी आज उस मुकाम पर भले है कि एक ही चेहरा है मोदी, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा आप नीचे किसी भी एक आदमी को ऐसा नाम नहीं बता सकते कि जो कि उतना ही मास अपील रखता हो, पूरे देश में जिसकी डिमांड हो, कार्यकर्ता जिसको बुलाकर कहें कि आप प्रचार कीजिए, आइए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसा वैसा। बाकी सारे लोग, एक क्लोज कोटरी है, एक उसके बाहर की पेरिफेरी वाली कोटरी है, एक उसके बाहर की पेरिफेरी है। ऐसे ही नेता हैं ज़्यादातर जिनकी कोई अपनी मास अपील नहीं, सारे की सारी डिपेंडेंसी उस एक परिवार के ऊपर है। तो कांग्रेस पार्टी तो अब, लेकिन ये जब तर्क में दूंगा तो लोग ये कह सकते हैं कि ये आप अपनी फ्रस्ट्रेशन छिपा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि एक पार्टी, एक परिवार को ये नेता जो है इनकी कोई मास अपील नहीं है, ये वो। जहाँ ये नेता तो नेता होता है और वो हर आदमी से मिलकर पार्टी बनती है, ये भी बात सही है। दूसरी एक चीज़ है जो लीडरशिप के लेवल पर है और वो कांग्रेस पार्टी में इस समय दिख रही है, वो है कमांड की, अथॉरिटी की। वो अथॉरिटी पूरी तरह से छीन होती दिख रही है, स्कैटर्ड हो गई है, बिखर गई है। जो परिवार की अथॉरिटी एक समय पार्टी पर हुआ करती थी, जो पकड़ हुआ करती थी, जो उनके कमांड की थी, जो उनके निर्देशों की थी, वो अब नहीं दिखती है। लोग परिवार को आंख दिखाकर या परिवार को कुछ भी कहकर चले जा रहे हैं और परिवार के ऊपर सीधा निशाना भी साध रहे हैं। तो लीडरशिप को लेकर वो अथॉरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। शायद उसके अंदर लीडरशिप की टैलेंट को लेकर भी लोगों के अंदर संशय पैदा हो गया है। तीसरा एक बड़ा हिस्सा है जो कि राजनीति का बहुत बड़ा सच है, जो, और इसमें मेरे ख्याल से किसी को शायद वो ना हो कि नेता बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और उसके साथ बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अवसरवादी। तो नेता बहुत समय तक सत्ता से दूर रहकर जिंदा रह पाने की स्थिति में होते नहीं हैं। उनके सर्वाइवल का जो वो है, आपको पब्लिक मनी पर एक बार सर्वाइव करने की आदत पड़ जाए तो आप मेहनत की कमाई पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सत्य है। 10 साल से जो पार्टी सत्ता से बाहर है, लगातार बहुत सारे चुनाव हारी है, राज्यों में जिसके पास कुछ नहीं है, उससे मोह भंग होना भी अपॉर्चुनिस्ट और महत्वाकांक्षी नेताओं के लिए बड़ी साधारण सी बात है। तीसरा ये है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और ये मेरे ख्याल से वो राग दरबारी के नैतिकता वाले प्रवचन की तरह है। किसी की कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है राजनीति में। जो सत्ता और उसके साथ कोई बहुत कमिटेड कुछ लोग होंगे, लेफ्ट पार्टियों में होंगे या भारतीय जनता पार्टी में होंगे, बाकी सारी पार्टियां आपस में आइडियोलॉजी की खिचड़ी जैसी हैं, तो उस पर क्या ही बात करें। शार्दुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? शार्दुल और शिव, स्मिता और अवधेश, ये आप लोगों के लिए ओपन है हाउस। काफी कुछ कहना। देखिए, मैंने काफी कुछ कहना है। मैंने भी पंजाबी के एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी कवि हुए हैं संत राम उदासी, उन्होंने कई साल पहले कह दिया था कि ये इन नेताओं पे आप यकीन मत करो क्योंकि ये झूठे महबूब की तरह वादा करते हैं। अब मेरा अपना तजुर्बा है कि महबूब झूठा जो सच्चा नहीं होता, महबूब महबूब ही होता है। मतलब इसको हम इस कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। अब चक्कर ये मैं देख रहा हूं कि देखिए, आजादी मूवमेंट के हम आजादी की तारीख को याद करें, उस समय भी जो हमारे आजादी मूवमेंट के नेता होते थे उन पे कितने मुकदमे होते थे, उनकी जमीन कुर्क कर ली जाती थी, फिर भी वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटते थे। अभी तो जमीन बचा लेने का मामला है सारा। अब मसला आ गया कि जहां हम अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहां हमें एक चीज को शायद इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो दल बदली के पीछे जो आर्थिकता की मानसिकता है। क्योंकि 80 के दशक में थोड़ा आंशिक रूप में, 90 के बाद बहुत ज्यादा, जैसे हमने जिस तरह की नीतियों को अपनाया है, अब हो क्या रहा है कि ये नेता बड़े बड़े अफसरशाहों से मिलके बड़े बड़े घपले करते हैं, घोटाले करते हैं, इनका बहुत कुछ जो है दूसरों के पास होता है। अब जो अवाम से पूरी तरह कट चुके हैं। अवाम से कटने का कारण अवाम भले ही क्या सोचती हो, इसकी एक छोटी सी उदाहरण है। पंजाब में आप देखिए कि पूरा मास है, जब जैसे किसान आंदोलन चला, वो बीजेपी के बाइकाट की कॉल आ रही थी। उन्हीं दिनों 2022 में धड़ाधड़ नेता बीजेपी में जा रहे थे। हालांकि कैप्टन अमरिंदर गया और कितने गए, लोगों ने उनको जिताया नहीं। मतलब मास उनके साथ नहीं था, उनको मास या लोगों की परवाह नहीं थी। उनको यह था कि हमने अपना उल्लू कैसे सीधा करना है, हमने अपने पे जो केस है और है उससे कैसे बचना है। बड़ी चीज जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें भी वो दिक्कत आई है। देखिए, अपना नेशनल लेवल पे तो कांग्रेस पार्टी की बात ठीक है, आपकी अतुल के एक परिवार ही उसको लीड कर रहा है, लेकिन यदि हम स्टेट्स में देखें ना, स्टेट्स में भी अलग अलग नेता हैं जिनका अपना वर्चस्व है। मैं पंजाब में कांग्रेस के कितने नेता बता सकता हूं जिनका अपना आधार है,
जो अपने आधार पे एक समय वोट मांगते रहे हैं, जैसे कैप्टन छोड़ के गया, अभी भी इस समय भी कई सारे नेता हैं। मसला ये है कि अब अवाम क्या सोचते हैं, लोगों का सरोकार क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, इनसे इन नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। इनका जैसे ही हमने अब हमारी सियासत में ये कारपोरेट उदारीकरण की चीजें आई हैं, तो हमारे नेता भी अब समय केंद्रित हो चुके हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसको पता है कि इनकी कमजोरी क्या है, जो ये वही नब्ज पकड़ी जाती है। पंजाब में अब जितने भी मैं पंजाब से संबंध रखता हूं, जितने भी नेता गए हैं उनकी कोई ना कोई कमजोरी थी, चाहे वो सुशील कुमार रिंकू था, चाहे शीतल अंगराल था, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह तक। किसी पे केस थे, किसी को पैसे का लालच दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं उनके अपने ही मित्र मान रहे हैं, मतलब वो नहीं मान रहे। सो ये चीजों को हम एक तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। जी स्मिता, इसमें देखिए, पहला तो जो हम कहते हैं ना कि लोग हमेशा वो उगते हुए सूरज को सलाम करना चाहते हैं, डूबते हुए सूरज को बहुत सारे कम लोग ही है जो अप्रिशिएट करते हैं। केवल बिहार में दूसरा, लोग बिहार में हैं जहां पर डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है छठ के टाइम पे। मैं तो डूबते हुए सूरज को बहुत एंजॉय करती हूँ। Yes. मुझे, मेरा तो फेवरेट टाइम ऑफ द डे होता है। लेकिन खैर, इसीलिए जो है हम बहुत बड़े सेलिब्रिटीज भी नहीं हैं इसके लिए। देखिए, एक तो ओवरऑल आपकी सामाजिक जो बदलाव आ रहे हैं राजनीति में, उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है। इंडिया बदला हुआ देश है आज, और इंडिया में काफी बार लोग कंपेयर करते हैं कि 1977 जैसा माहौल हो सकता है क्या, कि एक बिना चेहरे के बावजूद जो है कोalition चुनाव जीत जाए। एक ये हकीकत है कि आज का जो भारत है, 2024 का भारत, वो 1977 वाले भारत से बहुत बदला हुआ भारत है। काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, काफी सारी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंडिया में। जो मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें एक ओवरऑल डिक्लाइन है भारत में भी और पूरी दुनिया भर में। और मोरालिटी को लेकर जो है डिस्कशंस होती भी नहीं है, उससे कोई चुनाव भी नहीं जीतता है। यहाँ पर अभी मैं प्रिंट की एक रिपोर्ट देख रही हूँ जिसमें कहा गया है कि बीजेपी ने जो 417 उम्मीदवार इस बार फील्ड किए हैं, जिनको लोकसभा की टिकटें दी हैं, उनमें से 116 वो हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों से शामिल हुई हैं पार्टी में। यानी कि हर 4 में से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार किसी दूसरी पार्टी से आया है। और सारे पार्टीज के अगर मैं ब्रेकअप को देखूं तो कांग्रेस हाईएस्ट है, जिसमें से कि 37 लोग जो डिफेक्टर्स हैं उनको टिकट्स दी गई हैं बीजेपी की तरफ से। 31 वो हैं जो दूसरे दलों से आए हैं। बीआरएस के 9 हैं, बसपा के 8 है, तृणमूल कांग्रेस के 7 हैं, बीजेडी के 6 हैं, एनसीपी के 6 हैं, सपा के 6 हैं, एआईएडीएम के 4, आम आदमी पार्टी के 2। तो आप देखिए कि ये जिस बीजेपी को इन लोगों से, इन तमाम नेताओं के जो क्रिटिकल कमेंट्स रहे हैं, गौरव वल्लभ की आप तमाम कमेंट्स उठाकर देख लें कि ना कभी झुका हूं ना झुकूंगा, ये सारे बात करने वाले। एक तो ये है कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है जो लोग जा रहे हैं, और इनमें से काफी सारे ऐसे युवा चेहरे हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको जिम्मेदारियां नहीं दी गई। गौरव वल्लभ का राज जो राइस है पार्टी में काफी कम वक्त पर हुआ, वो जल्दी प्रवक्ता भी बने, उनको उदयपुर से टिकट भी दे दी गई। बिल्कुल। ऐसे भी दूसरे नेता हैं जिनको कैबिनेट में पोजीशंस दी गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलिंद देओरा हो, ये सारे मंत्री रह चुके हैं। इन लोगों को जो है अचानक से, निश्चित रूप से अगर सिर्फ खामियां ही नजर आती हैं कांग्रेस में, तो इसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म भी है। दूसरी बात है भारतीय वोटर्स का वो पहलू, जो पीयू सर्विस की जो रिपोर्ट्स आई थी फरवरी में, और आज मिलन वैष्णव ने भी कार्नेगी की तरफ से कुछ और रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं, कि जो इंडियन इलेक्टोरेट है, जो इंडियन एजुकेटेड है, जैसे जैसे वो जिसकी इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं, द अट्रैक्शन टू ऑटोक्रेटिक रिजीम्स इंक्रीजेस। ये एक फिनोमेना बढ़ता जा रहा है कि ये उनकी जो कंफर्ट जोन जब बढ़ रही है जिंदगी में, जो पॉलिटिकल फ्रीडम्स के मायने हैं वो कम हो रहे हैं, डेमोक्रेसी से जुड़े हुए जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो कम हो रहे हैं, वो कमजोर हो रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजें एक साथ, और कुछ बीजेपी के ऑफकोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, कुछ निश्चित रूप से प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी एक अपील है, भले ही वो विचारधारा के मसले पर हो या फिर इकोनॉमिक डिलीवरीज पर हो, उसका भी फायदा उनको हो रहा है। तो देयर इज अ होल लॉट ऑफ फैक्टर। मुझे लगता है कि इसमें हम वन साइज फिट्स ऑल का नारा जो है, हम यहाँ सारे टर्न कोर्ट्स पर इस वक्त नहीं दे सकते। तो ये जो नंबर आपने बताया, ये आता है करीब 28% के आसपास। जो बीजेपी ने अब तक टोटल 400 से ऊपर टिकट्स दिए हैं, 417, उसमें से 28% से ऊपर, 116 एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो
टिकट्स उन्होंने टर्न कोड्स को दिए, यानी दूसरी पार्टियों से आए। अब बात चली थी वहाँ से कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई है यहाँ पर। इस पर तो आपको याद होगा अतुल कि एक बार अडवाणी ने चिंता प्रकट की थी कि मुझे चिंता है कि कहीं बीजेपी का कांग्रेसीकरण ना हो जाए। एक्चुअली वो प्रक्रिया कल मैंने इनफैक्ट ट्वीट डाला था हाँ कि क्या बीजेपी वर्कर्स जेन्युइनली कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं समझने में कि कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है। मैं एक्चुअली हो जा रही हूँ, भूल जा रही हूँ मैं नेताओं को और इसमें इसका कि कौन अब किस पार्टी के साथ है। और इसका एक साइड इफेक्ट है जो कि आने वाले टाइम में एक लॉन्ग टर्म में इमीडिएट इसका इफेक्ट भले ना दिखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा इस रूप में उठाना पड़ सकता है कि जो काडर का रिजेंटमेंट है, और ये सारी पार्टियों ने झेला। तो बीजेपी कोई ऐसी नहीं कि दैव योग से दैवीय पार्टी है कि उसमें मानवीय भाव नहीं होंगे उसके कार्यकर्ताओं में। जब इस तरह से टिकटें आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली 1 हफ्ते पहले पार्टी में आया, 2 दिन पहले पार्टी में आया, 1 घंटे पहले पार्टी में आया, आदमी टिकट पाता है, तो लोकल जो कार्यकर्ता है, लोकल जो काडर है, उसके अंदर जिस तरह का एक किस्म का नकार और रिजेंटमेंट पैदा होता है, वो जो नुकसान कर सकता है। अभी शायद बीजेपी का आकलन ये हो कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो जिसको चाहेंगे ले आएंगे, मजबूरन वो कार्यकर्ता उसको वोट देगा, मजबूरन वो वोटर उसको वोट देगा। आज ये इरेलेवेंट इशू लग सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा। लोग रिजेंटमेंट करेंगे कि 50 साल का कांग्रेसी 5 घंटे में भाजपाई बनकर अगर टिकट लड़ सकता है तो हमारे यहाँ रहने का क्या मतलब है। ये एक मानवीय स्वभाव है, सोच है। ये हमने देखा है 2019 के इलेक्शन में सपा बसपा के वोट आपस में ट्रांसफ़र नहीं हो पाए थे। 15 सीटें सब कुछ कर करा के भी नहीं जीत पाए लोग, 15 बड़ी मुश्किल से। तो ये भी एक पक्ष है जो कि भारतीय जनता पार्टी को शायद, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ कि पॉलिटिकल एनालिसिस के अपने नुकसान है कि कुछ भी भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए, फिर भी शार्दुल। देखिए, मेरी नज़र में जो इतने लोग अपने दलों को छोड़ रहे हैं, ख़ास तौर से कांग्रेस से जो लोग निकल रहे हैं, तो ये इसको 2 पहलुओं पे देखा जा सकता है। कितनी बड़ी कांग्रेस है कि लोग रोज छोड़ रहे, लेकिन अभी भी लोग हैं। नहीं, तो कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और है भी। उसमें तो अगर कोई इस तथ्य पे अपना किसी को शक है तो फिर उसे तो आपको फिर हम क्या ही बात करें, फिर हम अलग अलग स्तर पर बात कर रहे हैं। पर एक तो है राजनीतिक पहलू कि राजनीति, जैसा आपने जिक्र भी किया कि राजनीति और राजनीतिज्ञ का स्वभाव कैसा होता है। दूसरा, कांग्रेस के भी अपने पहलू है। तो जो राजनीतिक वाली आपने बात की कि भाई एक लंबे समय तक सत्ता के बाहर, आप उसको ठिठोली में भी कह सकते हैं जैसा आपने कहा, मजाक में, लेकिन वो सत्य भी है। क्योंकि देखिए, कोई भी सफल राजनीतिज्ञ, आप एक सांसद या विधायक के स्तर पे देखें, अपने लोग काम करते हैं। और बहुत से लोग यहाँ, मेरा तो ये मानना है, खासतौर से अगर आप मध्यम वर्ग और ऊपर जाने लगे, मध्यम वर्ग में जो इतनी बड़ी संख्या है, उन्हें पता नहीं कि असल में राजनीतिक के काम कैसे करते हैं। हाँ। दिन में 100-200 लोगों से मिलना, हर कोई अपनी ज़रूरी काम लेके आपके पास आ रहा है। और एक अच्छे राजनीतिज्ञ में गुण होता है कि वो सबको दिखाता है कि नहीं, वो उसी की बात सुन रहा है और मदद भी करने की कोशिश करता है। वो एक अलग विषय है। राजनीतिज्ञ का रोज़ का जनता से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अपने, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर काम कर रहा है, संगठन में, किसी भी पार्टी में, तो संगठन के लोगों से मिलना, संगठन के लोगों का जीवन इन सबसे चलता है। इसलिए वो सत्ता के बाहर नहीं रह सकते। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। कांग्रेस लंबे समय से अब सत्ता के बाहर है। और गांधी परिवार वाली जो बात थी, तो इसमें कांग्रेस वाला एंगल भी आ गया। जब तक वो चुनाव जिताता है नेतृत्व, चाहे वो लोग कितनी ही बुराई करते रहे कि वो वंशवाद है, परिवारवाद है, जब तक आपको वो चुनाव जिता रहा है तो लोगों में इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब उसने चुनाव जिताना बंद कर दिया और लगातार एक के बाद एक आपका ग्राफ घटता जा रहा है, आपकी पहुंच पैठ जनता में जिसे कहते हैं वो घटती जा रही है, तो हर किसी को अपना घर चलाना है, राजनीति तो करनी है, वो उसमें आए हैं करियर बनाना है। तो इतना भी ज़्यादा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ। आज आश्चर्य का विषय है कि इतना भी बुरा नहीं मानना चाहिए पार्टी बदलने से नेताओं के। भाई एक स्तर पे जाके हर कोई अपने, जिसे कहते हैं ना, आइडियोलॉजी पर, वैचारिक स्तर पर अड़ा नहीं रह सकता। लोगों की कई बार मजबूरियां भी होती हैं और वो अलग अलग हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आया जब आप बात कर रहे थे कि ऐसा ही नहीं है कि सब भाजपा में ही जा रहे हैं। इसमें उड़ीसा का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। बीजेडी में कांग्रेस और भाजपा से निकले हुए सारे लोग हैं। बीजू जनता दल में उनकी लगभग 1/3 कैंडिडेट लिस्ट दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों की है। एक चीज़ और कि अब इसको कई बार बुरा भी लग जाता है, कांग्रेस में जो मेरी नज़र में बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो मूल्यों का वो सब जगह कर रहे हैं प्रसार, वो मूल्य पार्टी के अंदर
लागू होते हुए नहीं दिखते, जो जनतंत्र की बात है और सुनने जाने वाली बात है। उसके कारण जो भी हूँ, जो पार्टी की नेचर भी लोग कहते हैं कि परिवार ऐसा चलता है, लेकिन आज की डेट में और ख़ास तौर से मेरा ये मानना है कि मेरी जनरेशन और अब में लोगों के अंदर वो जो श्रद्धा होती थी ना पहले परिवारों के लिए, वो हो गई है कम। और इसका एग्जाम्पल तो मुझे मिला था, मुझे एक टैक्सी ड्राइवर मिला था कुछ महीने पहले, और वो अमेठी से थे, और उन्होंने बोला था कि मैंने पूछा भाई कि इस बार क्या चुनाव है, तब तक ये सब घोषणाएं नहीं हुई थी, तो उसने साफ कहा कि जी जब वो हार गए थे तो राहुल गांधी जी ने कहा कि तो जनता यहाँ की बेवकूफ़ है। मुझे नहीं पता ये बात सही है या नहीं, पर ये उस व्यक्ति का कहना था, और उसने उस बात को सही लिया। उसने कहा हम मानते हैं हम बेवकूफ़ थे कि इन्हें अब तक जिता रहे थे, अब अच्छा हुआ नहीं जिताएंगे, अब सड़क भी बन गई है। तो आपको ये सब काम भी करना पड़ेगा। एक ये बड़ी कांग्रेस नेतृत्व में रही कि इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ध्यान नहीं रखा। एक समझदार नेता हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखता है, बाकी वो कुछ भी करता रहे। और परसेप्शन की भी बात है, ये राजनीतिक समझ की बात है, सूझ की बात। अगर ये लेकिन नहीं, मैं दूसरी बात पे कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ किसी के अंदर है, तो कोई भी नेता इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि किसी देश, किसी इलाके की जनता को मूर्ख कह दे अपने जहाँ से वो उसका जो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रही। तो ये बात अगर फैलाई गई है, ये बात वहाँ तक पहुँची है, तो इसका तोड़ आपके पास नहीं, ये परसेप्शन भी बना है, तो आपका की असफलता है कि एक नेता के तौर पर ऐसा आपके बारे में लोग सोच रहे हैं, वहाँ पर फैलाया गया और आप उसको काउंटर नहीं कर पाए। मैं एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, बहुत से लोग मैंने शिकायत करते देखे सोशल मीडिया पे कि नेता अपने निहित स्वार्थ से काम करते हैं। देखिए, वो राजनीति में होना अवश्यम भावी है, आपको कोई संत नहीं मिलेगा। इस पूरी जो एक चल रहा है सर्कल, इसमें सब अपने निहित स्वार्थ से ही आए हैं, लेकिन वो आपको ध्यान रखना होता है, नेताओं को, जो ऊपर वाले नेता हैं और जो सिस्टम बना रहे हैं, कि वो निहित स्वार्थ नीतियों पर भावी ना हो, उसको बैलेंस करना ही तो सारा काम है। तो ये कहना कि हमें निहित स्वार्थ वाले लोग नहीं चाहिए, बहुत ही अपरिपक्व और ये प्राकृतिक बात है। ऐसा नहीं होता, लोग निहित स्वार्थ से ही काम करते हैं। ठीक बताओ उदेश। अभी आप कह रहे थे कि कितनी बड़ी कांग्रेस है, तो बीते दिनों अभी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया था कि पिछले 10 साल में 411 विधायक बीजेपी में गए हैं, जिनमें से 200 विधायक कांग्रेस के थे। तो इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, मुझे लगता है कि जब कोई नेतागिरी करता है या राजनीति कोई व्यक्ति होता है, तो उसका अपने स्वार्थ के साथ साथ ये होता है कि लोग उसको तब अपना नेता मानते हैं कि जब वो लोगों के काम करवाए वहाँ क्षेत्र में, चाहे वो अगर वो विधायक है, सांसद है, तो बजट लेके आए, लोगों के काम करवाए, या कोई भी वहाँ का लड़ाई झगड़ा कोई भी है तो वो थाने में उसकी पहुँच तब होती है वो सत्ता में होता है, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए भी क्या करते हैं कि जब कोई आदमी विपक्ष में होता है, तो मैंने देखा कई बार कि पुलिस वाले तक नहीं सुनते। कोई अगर विपक्ष का विधायक हो, SHO को थाने में फ़ोन करता है तो नहीं सुनता है, उसकी टाल देता है उसको या मना कर देगा कुछ ना कुछ। लेकिन सत्ता का विधायक है, अगर वो फ़ोन करता है तो उसकी बात का असर होता है, और वो प्रभावशाली वहाँ तभी है जब वो लोगों के काम करवा पा रहा है। तो एक ये भी बड़ी वजह है कि लोग जो है इस तरह सोच के बीजेपी में जा रहे हैं, या जो सत्ताधारी पार्टियां उनमें जा रहे हैं, काम करवा पा रहे हैं। ठीक बात है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक समस्या है। मजे की बात यह है कि हम इस पर काफी बात करते हैं कि पुलिस और न्याय व्यवस्था से राजनीतिज्ञों का असर नहीं होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2007 से रिफॉर्म का पड़ा हुआ ही है। कोई नेता इसे लागू नहीं करता, किसी भी पार्टी का। मैं कुछ चीजों को यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी आप लोगों की बातों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एक तो देखिए आज की तारीख में जो अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें, कांग्रेस की स्ट्रेंथ वीकनेसेस की बात करें, स्ट्रेंथ कांग्रेस की मैं मानती हूं कि आज की तारीख में अभी भी ये है कि द ग्रैंड ओल्ड पार्टी भारत की उदारवादी पार्टी थी, उदारवादी पार्टी है। अभी अभी जो इनकी मैनिफेस्टो रिलीज हुई है, जिसे इन्होंने न्याय पत्र नाम दिया है, उसकी अगर मैं कुछ हाईलाइट्स आपके दर्शकों को सुना दूं, इस पर आप बाद में डिस्कशन करेंगे ऑफ कोर्स, कि देश भर में उन्होंने कहा है कि सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस करेंगे। दूसरा कि जो आरक्षण है SC ST OBC, उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आएंगे ताकि इसको 50% तक लेकर जा सकें। फ्री हेल्थ केयर की बात की है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात की है, सेम सेक्स कपल्स के लिए क्या मैरिज को वैधता, शादी को वैधता दी जा सकती है या नहीं, उस बाबत कानून लाने की बात की है। और ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो है स्टेटहुड को पूरी तरीके से रिस्टोर किया जाएगा उनकी वापसी के साथ में। तो ये काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कांग्रेस निश्चित रूप से जानती होगी कि आज की तारीख में जो मेजॉरिटेरियन हिंदी बेल्ट है, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनमें ये काफी नेगेटिव्स दिखेंगे। आसान तरीका ये होगा कि आप जो है इन विचारों को छोड़ दें, आप मेजॉरिटी अपीजमेंट करें, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। तो ये उनकी कैरेक्टर है, उनकी इंटेग्रिटी है। जो लोग इसको वैल्यू करते हैं वो कांग्रेस के साथ थे, वो रहेंगे कांग्रेस के।
और जो राहुल गांधी को लेकर लगातार जो समाप बांधा गया, एक पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी लगा दी गई कि वो पप्पू हैं। देखिए आज की तारीख में वो बात तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत बाद में न्याय यात्रा करके जो प्रोसेशंस किए हैं वो आसान नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ लगातार ये आरोप लगे हैं कि उनकी जो कोटरी है पार्टी के अंदर के नेताओं के साथ बातचीत में, वो एक दीवार के तौर पर खड़ी रहती है, वो एक्सेसिबल नहीं रहते हैं। काफी बार जब नेता उनसे मिलने भी जाते हैं तो उनकी बातें एक अलग ही फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल लेवल पर होती है, जो एक डिस्कनेक्ट महसूस होता है पार्टी के नेताओं के बीच में और उनके बीच में। तो ये जो चैलेंज है कि राहुल गांधी हो सकता है भले मानस हो, लेकिन क्या वो राजनीति के लिए बने हैं या नहीं, ये एक बड़ा डिबेट अभी भी है। पार्टी के लोगों को ये लगना कि भैया नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर आप कोई क्लियर कट चेहरा नहीं देते हैं तो वो मुश्किलात खड़ा कर सकती है। और ये कांग्रेस की कमजोरी रही है कि आपके जो नेता जो दरअसल मास बेस वाले नेता हैं, वो भले ही जगन रेड्डी प्री पास पाथ में रहे थे, जिन्होंने साथ छोड़ा, जिनको आप नर्चर करके नहीं रख सके। आज की तारीख में अफसोस की बात है और ये हकीकत भी है, राजनीति में जो है आप प्यारी बातें कर कर आप सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। अच्छी अच्छी बातें कर कर राजनीति के लिए आपको साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा। तो कांग्रेस क्या डीके शिव कुमार, रेवांत रेड्डी जैसे नेताओं को नेशनल स्टेज पर क्या इस तरह के क्रिएशंस कर सकती है या नहीं, ये काफी चीजें डिपेंड करेंगी। नहीं तो ये जो भाजपा का कांग्रेसीकरण है वो आने वाले दिनों में जो है वो भी जारी रहेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। एक जो एक्सेसिबिलिटी का मुद्दा है और परिवार की, ये एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम के तौर पर जब हम इस पूरे समस्या को, कांग्रेस के श्रिंक होने को, चुनावी हार को, पार्टियां, लोगों के पार्टी छोड़ने को, कि इस समस्या से जोड़ कर देखें तो एक जो कंसिस्टेंट प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है वो ये है कि नीचे के लेवल से जो टीयर 2 टीयर 3 लेवल है लीडरशिप का, उससे उसकी एक्सेसिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है टॉप लीडरशिप से, यानी गांधी परिवार में, यानी जो लोग पार्टी चला रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी। और ये हिमंता बिस्वा शर्मा हो, आपने जगन रेड्डी का नाम लिया, ऐसे एन नंबर्स ऑफ पॉलिटिशियन, इवन अपने दो पन्नों का जो गौरव वल्लभ का लेटर है उसमें भी ये चीज़ है कि नेता से कनेक्ट कोई है ही नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी को लेकर एक समस्या लगातार सामने आ रही है। अगर नेता अपने नीचे के काडर से इतना संपर्क उसका कनेक्ट नहीं है, लगातार संपर्क नहीं है, खुली उन्मुक्त बातचीत नहीं है, क्योंकि नेता की आँख कान नाक ज़मीन पर तो यही लोग होते हैं, उन्हीं से तो वो इनपुट्स लेता है और उन्हीं की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ एक समय में चल सकती थी, लेकिन आज की जो राजनीतिक सच्चाई है, आज के जो राजनीति का जो सत्य है, उसमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करके जितना जल्दी इस समस्या को दूर कर पाए कांग्रेस पार्टी, शायद उसके लिए बहुत बेहतर होगा। कि आप मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि नेता सिर्फ इसलिए पार्टी छोड़ के चला गया क्योंकि वो 6 महीने से अपॉइंटमेंट मांग रहा था, नहीं अपॉइंटमेंट मिला राहुल गांधी का। सोच सकता है कोई कि ये मतलब जिसने पार्टी को, और वो भी वो वाईएसआर रेड्डी का बेटा है, वो ऐसा नहीं उसका बाप मुख्यमंत्री रहा जिसे आपकी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहा। ये समस्या है। एक चीज और, जो वाईएसआर के बेटे के साथ, जगन के साथ जो हुआ, देखिए अगर आप वो मूल्य को प्रतिपादित कर रहे हैं कि नहीं हम मुख्यमंत्री के बेटे को कैसे बनाते, भाई आप भी तो बेटे की वजह से बैठे हो। नहीं, वो तो अब मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में इशू ही नहीं रहा, इसीलिए तो उसे नहीं किया था। हाँ। उस समय बहाना यही दिया था कि ऐसे वाईएसआर के सिर्फ बेटे को नहीं बना सकते। मतलब एक चीज एक चीज यहाँ पर मैं इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं चीजों को, हो सकता है अंदर कुछ और चीजें लेयर्ड हो जो हों, लेकिन वो अगर लेयर्ड चीजें हैं तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में सामने आनी चाहिए, ताकि पब्लिक के बीच में ये जो परसेप्शन बन रहा है, या और इसमें मुझे लगता है कि एक हद तक सच्चाई है कि हर नेता यही कहता है, छोटे से बड़े तक, कि टॉप लीडरशिप तक की उसकी एक्सेसिबिलिटी जीरो है, वो अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, वो किसी से मिलते नहीं है नीचे। आप यात्रा कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, आपको पता ही नहीं है कि आपका जौनपुर जिले का जिला अध्यक्ष कौन है, आपको पता ही नहीं है आपके कि बस्ती श्रावस्ती का आपका जिला अध्यक्ष क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और आपका उससे आप अगर 640 जिलों में आपके डायरेक्ट जिला अध्यक्षों के नंबर नहीं है, नाम नहीं याद है, आप कैसे इतनी बड़ी कोई पार्टी चला सकते हैं? आप खाली लेगेसी के और विरासत के आधार पर कोई चीज कर सकते हो? शिव? हाँ जी, मेरे लिए करने लायक काफी सारी बातें हो गई है, मैं संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करूंगा। एक आपने कहा कि बीजेपी को भी मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है, विरोध का, उनके अपने जो काडर का। पंजाब में वो शुरू हो चुका है, जलंधर में आपको रिंकू को इन्होंने निकाला, जलंधर में ही कल बीजेपी के युवा मोर्चा की एक महिला ने विरोध किया है, और
इससे पहले भी होना शुरू हो गया कि क्या भाई हम इतने पुराने हैं, क्या हम सिर्फ दरी बिछाने का ही काम है हमारा रैलियों में। दूसरी पंजाब ही ऐसा शुरुआत कर सकता था, क्योंकि पंजाब में फिर भी अभी, क्योंकि यूपी के काडर में खासकर अगर बात करूं तो अभी वो यूपी एमपी जिसमें जो हालत है आज, बीजेपी जितने पावरफुल है मोदी, हैसियत ही नहीं है छोटे कार्यकर्ता की कि कुछ बड़ा बोल सके अभी। तो पंजाब से इसकी शुरुआत कुछ जगह आवाज उठ रही है हालांकि उम्मीदवारों को लेकर। हालांकि आपने देखा हरियाणा में बृजेंद्र सिंह जैसे बड़े सांसद वो आए भी हैं, उन्होंने छोड़ा भी है पार्टी का दामन। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से जो है डिफेक्शंस नहीं हो रही है, हाँ, कुछ हुए हैं, लेकिन नंबर्स कम है, कंपैरेटिवली आंकड़े कम बात यह है कि हम पंजाब वाले नॉर्थ इंडिया से थोड़ा अलग सोचते हैं। तो अब आप ऐसा मत कहने, अब आप ऐसा मत कहने लगिएगा कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, मैं तो कश्मीरी मुसलमान हूँ। दूसरी बात, लेकिन जो रेवोल्यूशन की, जो क्रांति की कौम है ना, वो कुछ राज्यों में है अतुल, वो यूपी में नहीं है। सोशल रिफॉर्म्स यूपी में नहीं है। ये महाराष्ट्र, नहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में मिलेंगे आपको। मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। ये घोर बम लेके निकलने वाले बंगाली थे आजादी के टाइम पे। मैं हर राज्य में आप क्रांति की भ्रांति ना रखें। नहीं, मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। ये घोर अवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। कोई भी कौम में कुछ भी नहीं होता। शार्दुल की भावना आहत हो गई उत्तर प्रदेश वाली। सारे इंसान एक से होते हैं। हम कार्बन, देखिए ये कार्बन बेस्ड बीइंग है हम सारे, इसमें कोई कौम स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, केवल खाल के रंग के अलावा। शार्दुल की भावना आहत हो गई अचानक से कि ये उत्तर प्रदेश वाली भावना है। नहीं, उत्तर प्रदेश वाली नहीं है। शिव, सॉरी शिव, जो परिवारवाद की हम बात कर रहे थे ना, देखिए एक परिवारवाद जो बीजेपी में हमें दिख रहा है वो हम कभी देखने की कोशिश नहीं करते। बाप गृह मंत्री है, बेटा क्रिकेट एसोसिएशन में है, बाप रक्षा मंत्री है, बेटा व्यापार कर रहा है, उनकी कंपनियों को फायदा देने की कोशिश की जा रही है। नोटबंदी के दौरान सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन घाटे में है, एक मंत्री जी के बेटे की कंपनी बहुत तरक्की कर रही है। ये इस परिवारवाद को हम क्या नाम देंगे? राजनीतिक प्लस और इकोनॉमिक जो आर्थिक परिवारवाद है, इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? दूसरी चीज जो कांग्रेस की कही थी, देखिए अपना सविता ने बताया कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बातें की है। हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी जब यहां तक पहुंची है तो उसके लिए कारण यह है कि कांग्रेस से जो अन्य पार्टी हैं उन्होंने, चाहे सेकुलरिज्म हो, चाहे आपका देश की बहुलता हो, डाइवर्सिटी है, उस मामले में बहुत समझौता किया है। देखिए माइनॉरिटी के मामले में आप देखिए कि जब गुजरात में इलेक्शन होती है तो कांग्रेसी उन मुस्लिम मोहल्लों में जाने से डरते हैं, कहीं बहुगिनती वाले हमसे वोट टूट ना जाए। इसी तरह कश्मीर के मामले में 370 की बात चली। अब जो 370 खत्म हुआ वो तो सिर्फ 10% ही रह गया था ना, 90% तो धीरे धीरे निकाल लिया गया था। वो 90% जो निकला वो किसके टाइम में निकला? मतलब कहने का मतलब हमारी जो पार्टियों ने, हमारे सेकुलरिज्म, हमारे जो डाइवर्सिटी है, इसके ऊपर समय समय पर समझौते करते रहे। एक जो अहम चीज जो 19 के लोकसभा चुनाव में हमने देखी, आप देखिए कि बीजेपी जीती, पर कई ऐसे राज्य थे, कई ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने बीजेपी के सो कॉल्ड नए भारत को कबूल नहीं किया। जैसे कश्मीर ने नहीं किया, पंजाब ने किया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स ने किया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस या विपक्ष, उन्होंने इन तबकों से अपना रिलेशन बनाने की कोशिश की। दलित बीजेपी से नहीं उस तरह जुड़ पा रहा, सिख नहीं जुड़ पा रहे, मुस्लिम अपने आप को नए भारत में असुरक्षित महसूस कर रहा है। इनके मुद्दों को हम कैसे उठाएंगे? आज ओबीसी वगैरह का मुद्दा तो उठाया जा रहा है, पर उनके लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई जो कि सड़कों पे उतर के लड़नी है, वो कब लड़ी जाएगी? ये बड़े सवाल है विपक्ष के लिए। ठीक बात है। देखिए मुझे कुछ बातें कहनी थी कि पहला तो ये कि स्मिता ने बोला डिबेट है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। राहुल गांधी राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति नहीं है। दूसरा, सूझबूझ वाले व्यक्ति नहीं है, अच्छा, उनके पास वो नहीं है ज्यादा। दूसरा, अध्यक्ष की जो बात है, अब देखिए उन्होंने अध्यक्ष बनने से मना कर दिया, लेकिन आज भी पार्टी में उन्हीं की तूती बोल रही है काफी हद तक। ऐसा और कौन सा सांसद है कांग्रेस का जिसके लिए पूरी पार्टी लगी पड़ी हो यात्रा के लिए, वो इतने बजट से यात्रा निकाल ले? तो ये परोक्ष अध्यक्ष वाली बात। तीसरा, जो प्रदर्शन की हम बात कर रहे थे, ऐसी कौन सा दल है, राजनीति नहीं, और आप बाहर के क्षेत्रों को ले लें, ऐसा कोई काम नहीं है कि आप लगभग 15-18 साल से आप शीर्ष पर हैं, प्रदर्शन शून्य है, लेकिन आप पदच्युत नहीं हो रहे, आपको कोई हटाने वाला नहीं है। ये कहां से? कांग्रेस के शीर्ष से, नेतृत्व से। ये भी एक, इस बात का कोई मतलब मेरे पास तथ्य नहीं है इस तरह का, लेकिन ये बात बहुत होती है राजनीतिक हलकों में कि टैलेंटेड लोग
इसलिए नहीं आगे आने दिए जाते कुछ कोटरी द्वारा, मैं ये नहीं कह रहा कि स्वयं परिवार द्वारा, पर उनके आसपास जो चाटुकारिता का सर्कल है, क्योंकि जिससे वो आउटशाइन ना कर दें परिवार के लोगों को, और इसीलिए टैलेंट बहुत तेजी से रिक्त हो रहा है कांग्रेस से। ये कुछ कारण है। तीसरा, जो राहुल गांधी बात करते हुए बड़ी बड़ी, वो बात ठीक है, उन्होंने बात कोई गलत नहीं करी, उन्होंने अर्थव्यवस्था पे इतनी सारी बात कही, लेकिन एक विचारक में और सक्रिय राजनीतिज्ञ में बहुत अंतर होता है। और वो अंतर, वो विचारक तब बन सकते हैं जब वो सक्रिय राजनीतिज्ञ के दशक बिता लें कई, उसके बाद वो विचारक की तरह बोलेंगे तो लोग सुनेंगे श्रद्धा से। ये चक्र उल्टा नहीं हो सकता। और खासकर जब आपके सामने फेलियर्स, आपके रिकॉर्ड में फेलियर ज्यादा हो, जब वो लगातार आ रहे हों, तो ये बात किस लोगों को कई बार लगता है कि आप व्यक्तिगत मनमुटाव है या आप पसंद नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। भारत में कांग्रेस जैसी पार्टी की ये दयनीय दशा इसलिए है क्योंकि नेतृत्व तो बदल नहीं रहा भाई। एक मजाक में कहते हैं डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। वो थोड़ी, अगर एक ही चीज से एक जगह सर पटक पटक के काम नहीं हो रहा तो आपको अपने दांव पेच बदलने पड़ेंगे। और राजनीति तो इतना, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं सक्रिय और चपल खेल है, आपको तुरंत बदलनी पड़ती है चालें, ये शतरंज है। तो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो फिर कम से कम मैं तो ये मानता हूं कि राजनीतिक सूझबूझ आप में नहीं है। अवधेश, आपको कुछ इसमें ऐड करना है? शार्दुल नेतृत्व की बात करें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना थोड़ा सा वो होता है कि मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। मतलब मुझे लगता है जनता ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर किसी सांसद को या किसी और मंत्री को कांग्रेस का नेतृत्व दे दिया जाए और ये सारी परिवार साइडलाइन हो जाए, तो ये मुझे नहीं लगता कि जनता उस तरह से, या कोई इतना बड़ा मास लीडर है कि अगर कोई रैली या वो होती है तो उस तरह वो भीड़ जुटा लेगा या उसका कहना मान लेगा, है ना। जैसे मैं बसपा का छोटा सा एक उदाहरण दूं, मान लीजिए कहते हैं कि बसपा ने कोई नेतृत्व तैयार नहीं करा, या इनका जब मुलायम सिंह यादव थे, जब बहुत ज़्यादा पार्टी में क्लैशेस चल रहे थे, तो जैसे उनके भाई को लेकर था, तो बेसिकली जनता ये मानने के लिए, जैसे उनके भाई थे शिवपाल यादव, तो मतलब जब डिवाइडेशन पार्टी के अंदर चल रहा था तो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे शिवपाल हमारे नेता है। बहुत सारे लोग टूट के जरूर गए, लेकिन लोग तब भी जो है वो अखिलेश यादव को ही पसंद कर रहे थे कि उनका बेटा है, बहुमत था। हाँ, उनके साथ बहुमत था। ऐसे ही बीएसपी का है, बीएसपी के साथ भी अगर मान लीजिए मायावती को रैली करती है तो आज भी सबसे बड़ी रैलियां इस देश के अंदर मायावती उतनी भीड़ जुटा लेती है। मायावती के अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है कि इतनी भीड़ जुटा ले। अभी उनके आनंद आए हैं, लेकिन आनंद भतीजा आकाश आनंद को भी जो है लोग अभी नेता मानने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं। वो कहीं जाता है तो उतनी भीड़ जुटती नहीं है। मायावती को उसके साथ खड़ा होना पड़ता है, तब लोग उसको लोग अपना नेता मानने की तैयारी कर रहे हैं, उस प्रोसेस में है वो। ये एक भारतीय साइकी का भी वो है जिसकी तरफ ये बात कर रहे हैं अवधेश, कि ये साइकी में है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और परिवार की लेगेसी, इन सब चीज़ों से जोड़कर ही नेता को देखता है, और उसमें एक लंबा टाइम लगता है। जैसे मुलायम सिंह ने लंबा समय दिया तो अखिलेश से लोग जोड़ पाए, मायावती ने एक लंबा दिया तो गांधी परिवार के बारे में कहना ही नहीं है, क्योंकि नेहरू जी से लेकर फिर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी और राजीव से लेकर प्रियंका और राहुल हैं। तो इस रूप में लीडरशिप को एक सशक्त लीडरशिप के रूप में और एक लेगेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के अंदर, भारतीयों के अंदर एक एक्सेप्टेंस बढ़ती है, इस बात में कोई शक नहीं है। उनकी अपनी एक अपील है, उस और एक नज़रिए से देखने की लोगों की एक टेंडेंसी भी होती है। पर क्या समय वो रहा, वो समय बदल चुका है, इसको भी थोड़ा सा अब हमें इवेलुएट, मतलब इस चीज़ को का भी आकलन करने की ज़रूरत है, इस नज़रिए से भी कि हो सकता है समय बदल रहा हो और कुछ नए फार्मूले ईजाद करने की ज़रूरत हो इस मौके पर। ख़ासकर जो लोग आए हैं अभी, उन लोगों ने अपने को कहीं ना कहीं साबित किया है। दिक्कत ये है कि राहुल गांधी अभी उस तरह से फुल फ्लेजेड अपने को साबित नहीं कर पाए हैं। अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल ऐसा कुछ भी नहीं रहा जिसमें बहुत कुछ याद किया जा सके। तो वो जो साबित करने वाली चीज़ है वो एक बड़ा दिक्कत के तौर पर सामने आती है। मैं दो छोटी छोटी बात जोड़ना चाहता था। मैं आपकी और अवधेश की बात से ज़रा भी नाराज़ी नहीं हूँ, लेकिन देखिए है क्या, और ये एक बहुत
रोमन प्ले में आता है, मैं भूल गया वो मार्कस ऑरेलियस को लेकर था या वो लाइक एरिस्टोटल को लेकर था, मैं भूल गया। पर उसमें एक बात आती है, वो प्रश्न पूछता है सलाहकार एक नए राजा से कि ये बताओ कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुण होना कौन सा ज़रूरी है। तो बहुत सी बात चलती है, पहले बात आती है वीरता की, युद्ध कौशल की, फिर पैसे की, तो अंत में वो बताता है बुद्धिमत्ता, जिसे विजडम कहते हैं अंग्रेजी में, इंटेलिजेंस नहीं, विजडम। क्योंकि वो बुद्धिमत्ता आपको बताती है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, और आपको कौन सा सलाहकार अपने आसपास चुनना चाहिए। जैसे आपने बात कही प्रचार की, राहुल गांधी जी के आसपास प्रचार वाले ठीक लोग नहीं हैं, वो नहीं मैनेज कर पा रहे। दूसरा, अब आप देखिए वो 2019 के चुनाव में एक बहुत ही मानवीय चीज़ है, हम सब ने ज़मीन पर राजनीति देखी है, पत्रकारिता में भी मैंने तो बचपन से देखी है होती हुई, कैसे टिकट बंटता है, कैसे प्रचार चलता है नीचे तक। अगर वो चुनाव हार भी गए तो उनका प्रताप अपनी पार्टी में भी और पब्लिक में भी बढ़ता अगर वो वहाँ अड़े रहते जाके, क्योंकि कम से कम भारतीय समाज में तो ऐसा है, वो जाके अड़ जाते, हमारी घर की सीटें एक बार हार गए तो क्या हुआ, और हम 2 बार भी हार सकते हैं, कितनी बार भी हार सकते हैं, आपको अड़े रहना पड़ता है। वो जो थोड़ा सा जिसे इलॉजिकल उसे माना जाता है, वो बहुत सेफ खेलना नहीं होता, लेकिन कई बार आपको अपने मूल्यों पे और अपने वजूद के लिए अड़ना पड़ता है, उसकी कमी दिखाई देती है। मुझे तो लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो भी हो, अभी तक कुछ तय नहीं है अमेठी उनका जाना, लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी नहीं जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्केपिस्ट मैसेज होगा कि आप एक बार हार गए तो आप हार को भी उस तरह से एक्सेप्ट, पॉलिटिक्स में आपको इन सब चीज़ों के लिए बहुत खुला मन रखना पड़ता है कि मैं एक बार हारूंगा, और ये जो आप कह रहे हैं उससे आपका रुतबा कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच में मजबूत होता है कि मैं हार रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं हारूंगा और मैं आगे भी रहूंगा, अगली बार भी रहूंगा और उसके बाद भी रहूंगा। और मेरे ख्याल से जब पिछली बार हारे थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं अमेठी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसके बावजूद अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। आप अपनी आखिरी बात इसमें कुछ जोड़ना चाहें शिव, हम फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। अतुल की बात में कुछ चीजें मैं नोट करने वाली है। देखो, एक तो कांग्रेसियों में जो वीआईपी कल्चर रहा है, वो लगातार वो 365 दिन एक्टिव नहीं रहते, चुनाव के नजदीक आके फिर आप एक्टिव रहते हो, वो चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह वो चीजें कांग्रेस के में जो वीआईपी कल्चर एक अंदर है, जो वो उसके लिए आप चाहे हार जाओ, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अपनी बात देखो, संघ है, संघ ने कितने टाइम लगा के अपनी बात, जैसी भी उनकी बात है, वो उन्होंने लोगों तक पहुंचाई है। हालांकि वो जब वो अपनी अनडेमोक्रेटिक, एक यहां तक कि मैं तो ये कहूंगा सख्त शब्दों में कि नफरत वाली विचारधारा को लोगों में ले गए, बिल्कुल, तो क्या आप अपनी मोहब्बत वाली विचारधारा को, यदि आप कहते हो कि हमारी विचारधारा मोहब्बत वाली है, तो आप सेकुलरिज्म के जो संवैधानिक भावना है उसको क्यों नहीं लोगों में ले जा सकते? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत लोड़ है। आपको 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, आपको अपनी जो रजाइयां छोड़नी पड़ेगी, जो कांग्रेसी नेता बड़े छोड़ नहीं रहे। ठीक बात है, ये बहुत मार्के की और महत्वपूर्ण बात है कि आप कांग्रेसी ज़्यादातर उस कंफर्ट मोड में रहते हैं, चले गए हैं कि जहाँ पर सड़कों पर उतरकर कोई लड़ाई लड़ना, कोई संघर्ष करना उनके बूते के बाहर की ही चीज़ दिखती है, वरना इतने बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं इसी शहर में, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे एक भी सड़क पर प्रदर्शन और लोगों का वो नहीं दिखा कि जिसमें टॉप लीडरशिप, सारे लोगों के ऊपर ईडी और इन सब के हंटर चल रहे हैं, लेकिन एक भी बड़ा प्रदर्शन रामलीला मैदान में प्रदर्शन नहीं था, रामलीला मैदान में रैली हो रही थी। सड़क पर प्रदर्शन करके जेल जाना, गिरफ्तारी देना, अभियान चलाना, ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि नेता भूल ही गए, क्योंकि अब नेता उस तरह के रह ही नहीं गए हैं। कुछ और जोड़ना होगा तो अटक के अड़ने वाली बात दिखाई नहीं देती, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, राज्य का या देश का। तो हम आखिरी चरण में हैं अपनी चर्चा के, और उस रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करें उससे पहले एक मैं जल्दी से हमारे लेटर है एक हमारे सब्सक्राइबर का, उनका लेटर मैं पढ़ना चाहता हूँ। There is so many issues related to disability, specifically in workplace. There is intentional silence on this in the mainstream medium. Therefore, I request you to kindly please look into this matter and do the needful. There are certain things that demand specifically with people with disability in workplace. There is systematic and strategic denial along with harassment in a very subtle manner. Please look into this. तो ये मेरे ख्याल से शार्दुल ने इस पर काफ़ी काम भी किया है, तो वो उस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। मैं बस बहुत 2-3 लिमिटेड पॉइंट देना चाहता हूँ कि
हमारी इन जनरल जो सेंसिटिविटी है इन सब चीज़ों को लेकर बहुत कमज़ोर, बहुत पुअर, बहुत ख़राब है। मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मैं एक इन जनरल भारतीय समाज जहाँ से हम आए हैं उसके नज़रिए से अपनी बात रख रहा हूँ। मसलन किसी को पैर में दिक्कत हो गई तो जीवन भर शायद पूरा गांव उसको लंगड़ के नाम से ही बुलाता होगा। किसी की आंख खराब हो गई तो काणे बुलाना, कानियाँ, या उस ये इस समाज की सच्चाई है कि हम डिसेबिलिटी को लेकर कितने इंसेंसिटिव हैं। तमाम गंगा, जमुना और दूध की नदियाँ और सोने की चिड़ियाँ वाली जो कुछ रही होगी वो एक तरफ है, लेकिन ये हमारे वर्तमान का सच है जो जिसके बीच में हम आप हर दिन देखते हैं। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट हमारे वर्क प्लेसेस में भी होती है। मैं इससे भी इत्तेफाक रखता हूँ। हमारे व्यक्तिगत दायरों को छोड़ दीजिए, जो पब्लिक सेक्टर की जगह हैं, जो पब्लिक यूज़ की जगह हैं, वहाँ पर भी डिसेबिलिटी वालों के लिए एक रैंप बनाने की सेंसिटिविटी इधर 2-4 साल 5 साल के अंदर पैदा हुई है। बहुत सस्टेन, बहुत लोगों के जिरह करने पर, बहुत ज़्यादा लगातार याद दिलाने पर जाकर, वरना अस्पतालों में रैंप ना होना भी इस देश में ही हो सकता था कि आप जहाँ पे हड्डी और पैर के तोड़ के कोई पहुँचा हो वहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़ने की मजबूरी हो सकती थी आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक जनरल इंसेंसिटिविटी हमारे उसमें, और वो हमारे वर्क प्लेसेस में भी है। उसको लेकर न्यूज़ लॉन्ड्री की तरफ से मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा कोई बहुत ही आदर्श कोई स्थिति है और हम बहुत उसको लेकर वो है, लेकिन हाँ इस चीज़ को लेकर एक अवेयरनेस ज़रूर है। और एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो ऐप है वो विजुअली डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनके हिसाब से बनाया गया है ताकि वो उसको एक्सेस कर पाएँ। तो ये एक चीज़ है जिस दिशा में हमने काम किया है कि कम से कम जो हमारी तरफ से कुछ चीज़ें हो सकती हैं उस दिशा में हम काम इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से करते हैं, पर बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने जब ये चिट्ठी देखी थी तो मुझे लगा कि शुभांकु कोचर जिन्होंने लिखा है ये बहुत ही प्रासंगिक उन्होंने भेजी है, क्योंकि ये जो महीना है इसे ऑटिज्म अवेयरनेस महीना है। तो विकलांगताएं भी कई तरह की होती हैं, तो मेरा काम मानसिक को लेकर है, पर जैसे अतुल ने कहा कि भारतीय समाज में ये हर तरह की विकलांगता को लेकर है। और शुभांकु, मैं कम से कम न्यूज़ लॉन्ड्री की मैं आपको बताता हूँ न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में, और मैं अतुल से इस मामले में पूरी तरह डिसएग्री करता हूँ। मैं नियमित रूप से और पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, वायोमिंग से लेके पर्थ तक बैठे हुए, और इसमें बहुत जगह के लोग हैं, 1000 से ऊपर लोग हैं जो मानसिक विकलांगताओं से तरह तरह की जूझते हैं। और मैं उन सबको न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में बताता हूँ क्योंकि मैं खुद भी ऑटिस्टिक हूँ। मैं उन विकलांग लोगों में से एक व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ 4 साल से काम कर पा रहा हूँ। और इन लोगों को कई बार दिक्कत भी होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा समय को संभालना भी पड़ता है। लेकिन ये बात आप समझिए, न्यूज़ लॉन्ड्री स्पेसिफिक अगर आप कह रहे हैं तो ये बहुत ही रेयर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ऑटिस्टिक व्यक्ति इतने लंबे समय तक काम कर पा रहा है, और एक से ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, इस मुद्दों को उठाना चाहिए, तो हमने इस पर थोड़ा सा काम किया है। काम सुधार की अपने स्तर पर और काम के स्तर पर हमेशा पराकाष्ठा बनी रहती है, उसकी हमेशा हो सकता है। तो हम काम कर रहे हैं, हम दूसरा सीज़न भी उसका तैयार कर रहे हैं। पर थैंक यू, आपने उठाया, और मेरा आज रिकमेंडेशन भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो शुभांकु, आप हमारी तरफ से भी कुछ चीज़ें लोगों तक पहुंचाइए कि ये जो काम हम कर रहे हैं इसको लोग जाने, समझें, लोगों तक पहुंचे। उसके लिए ज़रूरी है कि लोग न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे सब्सक्राइबर फंडेड मॉडल को सपोर्ट करें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर मामला है सीधा सीधा हर दिन कुआं खोद के पानी पीने वाला, कि सब्सक्राइबर हमारे पास आएगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो, लेकिन हम कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हमें बहुत उस तरह की स्थिति, पिछले 12 साल से न्यूज़ लॉन्ड्री ये कर पाया है केवल सब्सक्राइबर्स के दम पर ही। तो आप भी इस आवाज़ को और बढ़ाएं, इस चीज़ को जितना जो कहते हैं कि चक्रवृद्धि तरीके से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे बढ़ाने की कोशिश करें, लोगों से बातचीत करके सब्सक्राइबर के रूप में हमारे साथ लोगों को जोड़ने का में मदद करें, ताकि न्यूज़ लॉन्ड्री अपने इन कामकाज को आगे बढ़ाता रहे। और किसी भी विकलांगता से जूझने के लिए आपको बहुत समझदार, बहुत कोई ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, आपकी केवल नम्रता होनी जरूरी है कि सामने वाले को ये दिक्कत है और वो रोज़ की दिक्कत है। होता क्या है, लोग जब अच्छे मूड में है तब तो लोग मान लेते हैं, लेकिन जब खराब मूड है तो फिर वो बात होती है, अंधे से कहते हैं भाई सामने साइन लगा कभी तो देख लिया करो, भाई वो परमानेंट अंधा, उसको कभी नहीं दिखाई देगा वो विकलांगता। बिल्कुल ठीक बात।
तो इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया ज़रूर पूरी करेंगे। तो सबसे पहले मैं शिव से चाहूँगा कि वो कुछ अच्छा सा रिकमेंड करें। अभी हाल ही में ये पाकिस्तान घूम कर आए हैं, तो कुछ पाकिस्तानी म्यूज़िक ढिंचैक भंगड़ा पाले टाइप कुछ। हाँ नहीं, वो सारा कुछ देखा था, लेकिन एक ना इश्तियाक अहमद है हमारे जो पाकिस्तानी पंजाब के बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, इंग्लिश और हिंदी। अब तो एक किताब हिंदी में भी आ गई उनकी। अच्छा। उनकी एक किताब है जिन्ना हिज सक्सेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। ये किताब मेरे ख्याल पढ़ने वाली किताब है, मैंने भी ये किताब पढ़ी है, और मुझे अभी पता लगा ये हिंदी में भी किताब आ चुकी है। ये किसने छापी है वो आपको पता खुद करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ये किताब जिन्ना को एक नए एंगल से दिखाती है। मतलब नए एंगल का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान वालों का एंगल, उसमें जिन्ना की कई सारी फेलियर्स भी है और चीजें भी है। एक फिल्म भी है 98 में अपना अतुल, एक फिल्म बनी थी जिन्ना पे, जिसमें शशि कपूर ने भी रोल किया हुआ है। मतलब आज के समय में कोई भारतीय अदाकार पाकिस्तानी फिल्म में काम करे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 98 में उन्होंने काम किया हुआ है। फिल्म भी जिन्ना के ऊपर, जिन्ना के ऊपर, हाँ जिन्ना के ऊपर। आप वो यूट्यूब पे फिल्म है, आप देखिए जरूर। तो वो फिल्म मुझे याद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो फिल्म इस कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुई थी कि बेसिकली वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, और गांधी की सफलता और गांधी का जो एक वैश्विक कद था उसको देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने एक आप उसको एजेंडा कहें, प्रोपेगेंडा कहें, कि अपने कायदे आजम जिन्ना को उस तरह से उस कद को स्थापित करने के लिए वो मूवी शुरू की थी, बनवाई थी। बहुत समय तक वो फिल्म बन ही नहीं पाई थी, मुझे इसलिए उसका याद है। फिर किसी तरह से वो बनी, तो उसका क्या स्थिति है वो फिल्म देखी नहीं मैंने, क्योंकि वो देखी है। उसमें वो भी नहीं है कि कायदे आज़म को बहुत उभारने की कोशिश की है, उनके जो काफी सारे कमजोर पॉइंट भी दिए गए हैं। जैसे उनकी बेटी ने एक पारसी से शादी कर ली थी, वो हिंदुस्तान में रही थी, तो उसने कहा कि नहीं तुम अब पाकिस्तान मेरे साथ नहीं जा सकती। मतलब अपनी बेटी के मामले में कितने संकीर्ण थे वो भी दिखाया गया है। ऐसी वो। अच्छा, दूसरा मैं बंटवारे पे को लेके मैंने काफी लिटरेचर पढ़ा भी है, लेकिन इन दिनों में पाकिस्तान के एक पंजाबी राइटर है इलियास हुमन, उन्होंने बंटवारे के समय में जितनी भी कहानियां लिखी गई थी उनको एक इकट्ठा किया है। कम से कम ऐसी 1000 कहानियां हैं पंजाबी में छपी हुई, वो एक पूरी किताब के रूप में उन्होंने की है, वो मैं देख रहा हूँ। ये कुछ किताबें हैं। इस महीने जो नया महीना आ गया है उसमें मैं लिटरेचर पढ़ने की जगह अब थोड़ा सियासी लिटरेचर पढ़ूंगा, क्योंकि चुनावी मौसम आ गया। लेकिन जो मैंने इस मौसम में पढ़ा है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक बात। शार्दुल, आप क्या रिकमेंड करेंगे? 3 रिकमेंडेशन है मेरी। पहला तो मैंने जो सा जिक्र किया कि हमारा जो ऑटिज़म पर जो एपिसोड है, क्योंकि ये ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ है, और ये एक, इसे विकलांगता कहना ठीक नहीं, क्योंकि कोई बीमारी भी नहीं है। हम म्यूटेंट होते हैं, दिमाग पैदाइशी तरीके से थोड़ा सा अलग है। तो वो एपिसोड। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, इसी से जुड़ा एक आर्टिकल है लेटेस्ट, ये मार्च में आया था गार्जियन में, कि किस तरह से ऑटिज़म पर जो रिसर्च है वो इवॉल्व हो रही है, और ऑटिस्टिक लोगों को ही उसमें मिलाया जा रहा है, जिससे, क्योंकि आप पाएंगे आमतौर पर कि जिन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए होती, तो ऑटिस्टिक लोग कुछ खास चीज़ों में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाते हैं, तो रिसर्च में उन्हें इन्वॉल्व किया जा रहा है। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, आपको थोड़ा समझ देगा। तीसरा मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक रचनाओं में से एक है, 1974 में कहाँ का है मैं भूल गया, पंडित रविशंकर का वो कार्यक्रम हो रहा है, राग यमन कल्याण, मैं लिंक दे दूंगा वो। तो ये लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक है आपकी आत्मा को चलाने के लिए। तो ठीक बात। अवधेश, आप क्या रिकमेंड करेंगे? बीते महीने डॉक्टरों से बहुत रब्ता रहा, तो इस बीच डॉक्टरों के बारे में जानना, कुछ बीमारियों से चीज़ें मैं बड़ी सर्च कर रहा था। तो इस बीच एक मुझे चैनल मिला, उन्होंने मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट भी किया, डॉक्टर मनोज कुमार हैं। तो दिल की बात करके एक एपिसोड उनका आता है, 10 उनके छोटे छोटे एपिसोड हैं। तो उसमें मतलब वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और वो कैसे मतलब छोटी छोटी बीमारियों को लेके बताते हैं, कैसे शुरू होती है। जैसे हार्ट की बीमारी है तो उससे रिलेटेड उन्होंने बताया, बड़ी छोटी छोटी बारीकी चीज़ें। तो मैं कहूँगा कि वो देखे जाने चाहिए वो एपिसोड। और एक एपिसोड है इनका, शिव कुमार सरीन का भी इंटरव्यू है लल्लन टॉप पे। तो वो लीवर को लेके बता रहे हैं कैसे कैसे मतलब नींद आ रही है तो वो क्यों ज़्यादा अगर है, तो भूख लग रही है तो कम भूख लग रही है तो वो क्यों कम है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब
क्या बता रहे हैं वो लीवर के ऊपर क्या कह रहे हैं? अरे यार, लीवर से अचानक से मुझे जोश चढ़ गया। लीवर से रिलेटेड ये है कि मतलब अगर आपको भूख नहीं लग रही है, मुझे असल में इसलिए अचानक से इसमें मेरा ध्यान गया क्योंकि कुछ 2-3 हफ्ते पहले मुझे वायरल हुआ था, और वायरल के बाद मेरे भूख कम हो गई थी बहुत। तो मैंने डॉक्टर से, एक अपने मित्र से पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक बार लिवर का कराओ। तो लिवर फंक्शन में लिवर फंक्शन टेस्ट में थोड़ा सा SGOT-PT थोड़ा बढ़ा हुआ दिखा। तो फिर डॉक्टरों का ये कहना था कि कई बार बहुत सिवियर वायरल इन्फेक्शन में वायरस लिवर को भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए मेरा दिमाग इधर गया कि क्या क्या और कहा था लिवर वाले डॉक्टर ने। शिव कुमार सरीन हैं, तो उनका इंटरव्यू है पूरा ललन टॉप पे। तो मतलब लीवर को लेके बहुत सारी चीज़ें, मतलब नींद भी अगर आपको ज़्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है, भूख नहीं लग रही है तो मतलब कहीं ना कहीं लीवर में गड़बड़ी है। ऐसे डॉक्टर मनोज कुमार हैं, तो हार्ट को लेके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मतलब बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं कि मतलब जो हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं। तो ये इंटरव्यू है, ये एपिसोड, वो तो इंटरव्यू है इनका डॉक्टर शरीन का, और जो डॉक्टर मनोज है इनके एपिसोड हैं छोटे छोटे 10-12-15 मिनट के यूट्यूब पे। ओके, तो ये मुझे लगता है देखे जाने। मैं एक आर्टिकल दूंगी जो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में है। रोहन मुखर्जी हैं स्कॉलर, और उनकी इस आर्टिकल में बेसिकली बात किया गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी विदेश नीति और नेशनलिज्म का जो स्लोगन है उसे जोड़कर एक असर्टिव मुल्क का इमेज बनाकर उसे एक नैरेटिव के तौर पर बिल्ड कर रही है अपने घरेलू कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में भी, और उसे काफी जो है सेलिंग वैल्यू मिल रही है। इट्स अ गुड आर्टिकल, वर्थ रीडिंग। और अगर आप अभी ये हीट वेव से परेशान होने लगे हैं, राजनीति से थकने लगे हैं, शार्दुल कोरियन ड्रामा से अगर थक चुके हैं, तो चाइनीज फिल्म आई है अपकमिंग समर। मैं देखता ही नहीं। मुझे हमेशा लगता है कि शार्दुल कोरियन देखते हैं, वो कभी नहीं देखते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि नेटफ्लिक्स पर दरअसल आजकल चाइनीज कंटेंट आने लगा है। तो एक चाइनीज फिल्म भी है अपकमिंग समर, छोटी सी प्यारी सी फिल्म है, देख सकते हैं उसे। अब उसके लिए भी शायद हो सकता है मुझे गालियां पड़े कि मैंने चाइनीज जो है चाइनीज एजेंट, बट तो वो मेरी रिकमेंडेशंस है। थैंक यू। तो ये अच्छे खासे रिकमेंडेशन के बाद मेरा एक छोटा सा रिकमेंडेशन है। पिछले शनिवार को ऐसे ही हम लोग गए थे कहीं निकल के, मेरा बेटा बहुत ज़बरदस्ती करके गया कि छुट्टियां थी, तो हमारे पास में वो उनका पेंगुइन का कुंजुम बुक स्टोर है, तो वो चले गए हम। तो वो वहाँ से बहुत सारी किताबें लेके आया था। तो उसमें से एक किताब उसने मुझे पकड़ाई कि ये आपको पढ़नी चाहिए, इसमें मैंने पढ़ी, बड़ी मज़ेदार किताब है। वो किताब है इंडियन घोस्ट स्टोरीज रस्किन बॉन्ड की, इंडियन हिल्स, घोस्ट स्टोरीज ऑफ इंडियन हिल्स करके। तो एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ। तो वो मैंने पढ़ी फिर, तो वो मैं इस हफ्ते मैंने यही पढ़ा इस हफ्ते, तो मैं चाहूँगा कि वो आप पढ़ें, इंटरेस्टिंग है, अच्छी। रस्किन बॉन्ड को तो बहुत सफर के दौरान भी उनकी कई कहानियाँ मैंने पढ़ी, तो उनकी कहानियाँ। और इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए स्मिता, शिव, समर, शार्दुल और अवधेश, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत रचनाओं के लिए, रिकमेंडेशन के लिए भी एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।